हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने 10 चैप्टर तक सारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम कर चुके हैं। तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे 12th क्लास के लिए। कौन सा? चैप्टर नंबर 11। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समय योजना बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। जब आप समय योजना बनाएंगे, समय योजना का मतलब क्या है कि अपने टाइम को मैनेज करने के लिए आप टाइम टेबल बनाते हैं। जैसे आप सभी देखा, आप स्टूडेंट्स हैं, आप टाइम टेबल बनाते हैं कि इस टाइम पे मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इस टाइम पे ये पढ़ूंगा, ठीक है, जिस हिसाब से आपके एग्जाम आते हैं। तो जब भी हम समय योजना बनाते हैं, जब हम टाइम मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग्स करते हैं, तो हम कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखते हैं ताकि हमारा जो भी काम है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले क्या है, निश्चित समय में किए जाने वाले कार्य की सूची बना लें कि आपके पास जितना टाइम है उस टाइम में आपको कौन कौन से काम करने हैं, उसकी पहले लिस्ट बना लीजिए कि मुझे आज ये करना है, ये करना है। इस तरह से प्रत्येक क्रिया पे लगने वाले संभावित समय का उल्लेख कीजिए। जितना भी आप काम कर रहे हैं उस टाइम पे, प्रत्येक क्रिया पे कितना टाइम लगेगा, हर एक एक्टिविटी पे कितना टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे। सभी कार्य को क्रमबद्ध तरीके से करें। जो भी आपने लिस्ट बनाई है, उसको जो भी आपने प्लानिंग करी है कि मेरे को ये काम करना है, ये काम करना है, तो उस काम को आप लाइन वाइज करें कि सबसे पहले आपने कौन सा काम बोला, उसके बाद कौन सा बोला, उसके अकॉर्डिंग। परिवार के दूसरे अन्य सदस्यों को भी आवश्यकताओं को ध्यान में रखें और परिवार के जितने और सदस्य हैं उनका भी ध्यान रखें कि उनको क्या चीज चाहिए, उनकी क्या नीड है। एक उपकरण द्वारा किए जाने वाले कार्य को एक ही समय में करना, ठीक है। एक उपकरण वाले जो सामान है उस टाइम पे एक काम को ही सारा काम कर देना। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किचन में है तो किचन के जितने भी काम है वो सारे एक बार में खत्म करके फिर बाहर आइए। तो मतलब एक उपकरण का अगर आप यूज कर रहे हैं, एक किसी चीज का यूज कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी काम है वो सारे एक बार में खत्म कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्य सरलीकरण के विभिन्न तरीके बताइए। कार्य सरलीकरण के विधियां क्या है, क्या तरीके हैं उसके? अनावश्यक क्रियाएं घटाना। भोजन के पश्चात मेज को 3 क्रियाओं द्वारा साफ किया जाता है जिससे हमारी ऊर्जा और समय दोनों की बचत होती है, ठीक है। इसके क्या होता है, हमारी ऊर्जा, एनर्जी और टाइम दोनों बच जाता है। सभी प्लेटों को जमा कर लें, फिर छोटी प्लेटों को बड़ी प्लेटों के ऊपर रख लें। प्लेटों के से ऊपर चम्मच भी रखकर रसोई घर तक ले जा सकते हैं, ठीक है। जब आप डाइनिंग टेबल अपना क्लीन कर रहे हैं, जब उसे आप साफ कर रहे हैं, तो क्या करेंगे आप सबसे पहले कि जितनी भी आपके पास जितनी टेबल से प्लेटें हैं उन सभी प्लेटों को एक बार इकट्ठा कर लें। फिर जितनी छोटी प्लेटें वो भी उसमें रख लें, जितनी चम्मच वगैरह वो भी उसके अंदर रख लें, ठीक है। ये ना करें कि एक एक करके प्लेट लेके जा रहे हैं बार बार, तो क्या होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। तो जो भी उस टाइम पे जितनी भी टेबल पे जितनी भी चीजें है वो कोशिश कीजिए कि आप एक बार में उठाकर ले जा सकते हैं, और इतना ही उठाइए जितना आप एक बार में ले जा सकते हैं। यानी कि आप एक बार में सारी चीज लेके जा रहे हैं और आपने उसे तोड़ दिया, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, आप टाइम बचाने के चक्कर में आपने अपना पैसा बर्बाद कर दिया। गिलास को जमा कर कर उसे कटोरियों में रख लें, ठीक है। जितने भी गिलास हैं, एक तो गिलास को गिलास के अंदर डाल लीजिए और उसको कटोरी में लेके जाइए किचन तक। काम को बेहतर क्रम से करना, मतलब काम का जो भी काम है उसको बेहतर तरीके से करना। अगर जैसे मान लीजिए अगर आपको घर में सफाई करनी है, आपको झाड़ू लगानी है, पोछा लगाना है, तो पहले क्या करेंगे, पहले झाड़ू लगाएंगे उसके बाद पोछा लगाएंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे पहले पोछा लगा देंगे फिर झाड़ू लगाएंगे, तो ये काम का जो क्रम है वो उल्टा हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी काम करना है वो क्रमबद्धता से करना है, जिस क्रम के बाद वो आएगा उसके बाद करना है। काम करते समय उचित मुद्रा का प्रयोग करें, ठीक है। जितना जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए उचित मुद्रा मतलब होती है कि जो आपके पोजीशन है, जो आपके स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर जो भी है उसका आपका वो उचित होना चाहिए। यानी कि आप कुछ उल्टे होकर उल्टे सीधे कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि बेड के नीचे से अगर कुछ सफाई करनी है तो आपके बैक में पेन आ गया, तो आपको ध्यान रखना है कि आप उतना ही उस पोस्चर में काम कीजिए जो आप सह सकते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ। यानी कि आप कुछ काम करने गए आपने दोबारा दूसरे अलग दुख ले लिए, ठीक। नेक्स्ट है, यदि टेबल पर बैठकर कार्य करते हैं तो हमें झुककर नहीं बैठना चाहिए। इससे पीठ दर्द, कमर दर्द होता है और हमारे शरीर की मुद्रा भी सही नहीं रहती है। तो सभी को पता है जब हम ज्यादा देर बैठे काम करेंगे तो दर्द होने लगता है। किसी भरी बॉक्स या अन्य सामग्री को हम बिना घुटने मोड़े उठाते हैं तो उससे अधिक कठिनाई होती है। यदि हम घुटने मोड़कर बॉक्स उठाते हैं तो वह जल्दी उठ जाएगा और हमको ज्यादा थकना भी नहीं पड़ेगा और ज्यादा हमें थकावट भी नहीं होगी। जब भी आप कोई चीज उठा रहे हैं नीचे से, तो उठाते समय जो अपने घुटने हैं उनको फोल्ड कर लीजिए, उनको मोड़ लीजिए उठाते वक्त। आप सीधा बिल्कुल उठाएंगे तो वो थोड़ी दिक्कत भी होगी और आपको पेन भी होगा उठाते वक्त भी, और टाइम भी लगेगा।
अब नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 12, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थान प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसकी महत्ता को समझाइए। स्थान प्रबंधन क्या है? जगह को मैनेज करना, स्पेस मैनेजमेंट, कि जो भी आपका सामान है, जो भी जगह है जिस चीज की, उसको उस जगह पे रखना है और जिस जगह से आपने उठाया बाद में यूज करने के बाद उसे वहीं रखना है। स्थान मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब स्पेस मैनेजमेंट। स्थान प्रबंधन का अर्थ है किसी कार्य के लिए कोई स्थान प्रबंधित किया गया है और उस स्थान पर ऊर्जा समय दोनों की बचत का ध्यान रखते हुए आवश्यक सामग्री का प्रबंधन करें। ठीक है, जो भी आपको चीजें रखनी है वो आपको उस जगह पे रखनी है जहां पर सुटेबली आपको मिल जाए, जल्दी से, टाइम भी वेस्ट ना हो। जैसे मान लीजिए अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ने के आपने टेबल ले रखा, उस पर आपने सारी अपनी किताबें रख रखी है। ये नहीं कि आपने पढ़ने बैठे तो आपने अपनी मदर या अपने ब्रदर के कमरे में जो अपनी बुक्स रख रखी है तो आप वहां जाएंगे पढ़ने के लिए, फिर अपने रूम में लेके आएंगे। तो सबसे पहले अपनी जो भी चीजें हैं वो अपने टेबल पे अपने रूम में ही सब कुछ मैनेज करके रखिए। महत्व क्या है? स्थान प्रबंधन के कारण इधर उधर नहीं भागना पड़ता, इससे समय और ऊर्जा दोनों ही बचता है, जैसे आप जानते हैं। यदि दो क्रियाओं को एक साथ करना चाहते हैं तो उसका पास पास संगठन करने से आप कर सकते हैं, जैसे कि खाना बनाते समय बर्तनों को धोने के लिए रसोई घर में ही पानी की व्यवस्था करना। ठीक है, पानी का जो व्यवस्था होती है वो रसोई घर में ही कर लें कि एक तरफ खाना भी बन रहा है और आप बर्तन भी साथ में वॉश कर रहे हैं। शयन कक्ष का प्रयोग रात्रि में सोने के लिए और दिन में थोड़ा परिवर्तन करके अध्ययन के लिए किया जाता है, यानी आराम करने के लिए। और क्या, कार्य क्षेत्र को आकर्षित कैसे बनाएंगे? जहां पे भी आप कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र को आप आकर्षित कैसे बनाएंगे ताकि आपका बार बार मन करे उस जगह पे जाने का और वहां पर आपको कंफर्टेबल फील हो बैठने में। तो कैसे क्या करेंगे आप? फर्नीचर का आकार कार्य क्षेत्र के अनुसार लगाएं। जो भी वहां पे आपने फर्नीचर यूज किया, जितने भी आपने फर्नीचर वहां लगाए हैं वो आपके कार्य क्षेत्र के अकॉर्डिंग होने चाहिए। सभी वस्तुओं को फैलाकर नहीं रखना चाहिए, उन्हें एक एक साथ स्थान पे रखना चाहिए। कमरे में वस्तुएं उस हिसाब से होनी चाहिए जिस हिसाब से आपके कमरे में काम होता है। एक कक्षीय निवास में विभिन्न कार्य क्षेत्र को इस तरह से बनाना चाहिए कि उसमें अंतर स्पष्ट किया जा सके। अगर एक कार्य में एक ही जगह पे अलग अलग कार्य हो रहे हैं तो अलग अलग निर्धारित कर लीजिए कि यहाँ पर ये काम होगा, यहाँ पर ये काम होगा। कमरे को हमेशा हल्के रंग का प्रयोग करना चाहिए जिससे कमरा बड़ा व आकर्षित लगे। ठीक है, आपको रूम में जो आपको पेंट कराना है, कलर कराना है, वो लाइट कलर करवाना है। लाइट से क्या होता है, जो आंखों को ठंडक भी देता है वो, और कमरा बड़ा बड़ा भी लगता है, उसमें स्पेस ज्यादा लगता है जब हम लाइट कलर यूज करते हैं। तो घरों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए पेड़ पौधों की बड़ी मात्रा में यूज कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी मदद मिलती है। आप जो भी पेड़ पौधे हैं उनको भी अपने कमरे में डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 13, आय के अतिरिक्त साधनों का उल्लेख कीजिए। मतलब आय जो है, हम पैसा किन और तरीकों से कमा सकते हैं? घर पर कुछ कार्य करके, घर पे कोई ऐसा काम करें जिससे आपकी आय बढ़े, आपके पास पैसे आए। तो क्या कर सकते हैं आप घर पे? आप घर पे ट्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप पढ़ाएंगे, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और इनकम का सोर्स भी हो जाएगा वो। कोई आंशिक कार्य, कोई ऐसा काम जो थोड़े टाइम के लिए होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्ट टाइम जॉब, कि थोड़े टाइम पे हमने वो जॉब कर ली और पैसे भी आ गए, हमारा जो खर्चा है, पर्सनल खर्चा, वो भी हमने निकाल लिया। बचत का निवेश करके, ठीक है, जो भी आप इनकम अपनी कमा रहे हैं उस पैसों में से कुछ ना कुछ हिस्सा जो है उसको बचाइए अपने फ्यूचर यूज के लिए। जब कोई भी दुर्घटना हो, कोई भी परिवर्तन ऐसा हो जाए तो आप उन पैसों को बाद में यूज कर सकते हैं। तो क्या है, बचत करके। समझदारी से साधनों का उपयोग करके, आपके पास जितने भी साधन हैं उन साधनों को आप अच्छे से मैनेज करके उसका यूज करें ताकि फ्यूचर आने वाले जनरेशन और आप खुद भी उसका बाद में अच्छे से इफेक्टिव यूज कर पाएं। नेक्स्ट है पारिवारिक आय से आप क्या समझते हैं? इसके किन्हीं दो प्रकार बताइए। जो पारिवारिक आय है, पारिवारिक आय से वर्ड से समझ आ रहा है फैमिली इनकम। जो पैसा, जो इनकम पूरी फैमिली के मेंबर्स से इकट्ठा होती है वो होती है हमारी फैमिली इनकम, यानी कि पारिवारिक आय। पारिवारिक आय क्या? धन, साधन और सेवाओं और परिवार के सदस्यों की इच्छाओं, आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पारिवारिक आय कहलाती है। ठीक है, परिवार के जितने लोग हैं उन सभी की इच्छा, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो आय होती है, जो पैसा होता है, जो उन सब के लिए होता है और उन सब का होता है, तो वो क्या होती है, हमारी पारिवारिक आय। पारिवारिक आय के दो प्रकार कौन से हैं? मौद्रिक आय, मतलब मौद्रिक आय वह आय है जो कार्य हम अपने घर में ही कर सकते हैं और आय में वृद्धि भी कर सकते हैं। इसमें से हम अपनी रुचि के अनुसार कार्य भी कर सकते हैं और संसाधनों का सदुपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, मौद्रिक आय क्या है? जो भी चीजें हम अपने घर में ही कर सकते हैं और उन कामों के लिए हम पैसे भी बचा सकते हैं।
कपड़ों को बाहर से ना सिलवाकर घर में ही सिल सकते हैं, ठीक है, इससे हम पैसे बचा सकते हैं। बड़े मकान को किराए पर लगा सकते हैं, घर में नई नई तरह की चीजें बना सकते हैं, जो आप खरीद के लाते हैं बाहर से, पिज्जा, मोमोज, बर्गर, ये चीजें आप घर में बना सकते हैं। वो ज्यादा टेस्टी भी होगा, ज्यादा हेल्थी भी होगा और आपके लिए अच्छा भी होगा। वास्तविक आय क्या है? आय को दो प्रकारों में बांटा गया है। जो वास्तविक आय क्या है? प्रत्यक्ष आय। इस आय में कोई व्यय नहीं होता, घर के साधनों द्वारा ही उसे प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सिलाई करके घर में उगी सब्जी को बेचना, ठीक है, इससे हम क्या करते हैं? प्रत्यक्ष आय, जो हमें डायरेक्ट हमारा पैसा बच रहा है और हमारे पास आ भी रहा है। और अप्रत्यक्ष आय क्या है? जो सुविधाएं या वस्तुएं मुद्रा व्यय करने पर प्राप्त होती हैं, ठीक है, वो सभी चीजें जो हमने पैसे खर्च करके हमें मिलता है, तो वो क्या होती है? हमारी अप्रत्यक्ष आय। किसी कंपनी या सरकार द्वारा सुविधाएं प्राप्त करना, तो क्या है? हमने किसी और से वो जो सुविधा है वो ग्रहण की, तो वो होती है हमारी अप्रत्यक्ष आय, जिसके लिए हमें पैसा देना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 14, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। ऊर्जा के गैर परंपरागत जो स्रोत हैं उनके क्या उपयोग है, वो क्या होते हैं, वो बताने हैं आपको। ये सरलता से उपलब्ध होते हैं, ये सरलता से मिल जाते हैं। इसका निर्माण स्थानीय होने के कारण इस पर व्यय कम होता है, स्थानीय होता है, इसका निर्माण हर जगह पे होता है, इसलिए इसमें व्यय भी कम होता है। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है, जो वहां पे रहने वाले लोग हैं उनके लिए अवसर देता है, किसके? एम्प्लॉयमेंट के, रोजगार के। इसका उपयोग हम बिना किसी चिंता के कर सकते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के हम उसका यूज कर सकते हैं। इसे अधिक निवेश की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा हमें निवेश भी नहीं करना पड़ता, ज्यादा हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट है आपका रसोई घर में ऊर्जा के संरक्षण के लिए एक गृहिणी के लिए 5 सुझाव दीजिए, ठीक है। आपको ऊर्जा का संरक्षण करना है रसोई घर में, तो क्या क्या करेंगे? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और ये फिर से आया, मतलब ये पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा और अपनी जो भी अपना सेल्फ आंसर है वो भी क्रिएट करने का प्रयास कीजिएगा। जहां तक संभव हो सोलर कुकर का प्रयोग करें, यह प्राकृतिक संसाधन होता है और इसमें जो सोलर कुकर होता है इसमें जल्दी खाना भी बन जाता है, आपका टाइम बचता है। खुले कुकर में खाना ना पकाएं, प्रेशर कुकर का प्रयोग करें, इससे ईंधन की बचत होती है। गैस स्टोव पर बर्तन रखने के बाद गैस को जलाएं और उतारने से पहले ही उसे बंद कर दें, ताकि गैस आपकी बचे। गैस बर्नर के छिद्रों को साफ करके उसे धूल व चिकनाई ना जमने दे, धूल और चिकनाई ना जमने दे उस पे। छोटे बर्तनों के लिए छोटे बर्नर का प्रयोग करें। रात में गैस सिलेंडर का मुख्य स्विच अवश्य बंद कर दें, ठीक है, जो मेन स्विच होता है सिलेंडर में लगा होता है जो साइड में, उसको आप बंद करके सोए जब आप रात को सो रहे हैं। तो नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 15, पर्यावरण निम्नीकरण की भूमि पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। पर्यावरण निम्नीकरण क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब हम पर्यावरण का हास कर रहे हैं, मतलब उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वो कहलाता है पर्यावरण निम्नीकरण। और कितनी तरीकों से हम जो अपना पर्यावरण है, अपना एनवायरमेंट है, उसको खराब कर रहे हैं। तो भूमि में कैसे होता है? भूमि में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधे, जीव जंतु आदि को मृत पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करके उसकी सहायता करते हैं। जब हम मिट्टी में कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं या उद्योगों का अपशिष्ट भूमि में दबा देते हैं, इससे भूमि के सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो नीचे जो भूमि के जीव वो उससे क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को प्रभावित करता है, ठीक है। मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता होती है वो कम हो जाती है, प्रभावित करता है उससे, ज्यादा जो पैदावार होती है वो अधिक मात्रा में नहीं होती या फिर अच्छी नहीं होती, हम कह सकते हैं। इससे मनुष्य व जानवरों में बीमारियां हो जाती हैं। यह मनुष्य के तांत्रिक तंत्र को भी प्रभावित करता है। तांत्रिक तंत्र क्या होती है पता है सबको? ब्रेन में जो होती है उसे बोलते हैं तांत्रिका तंतु, जो हमारी हेल्प करती है किसी भी चीज को महसूस करने में, फील करने में। आपने देखा है जब भी आप किसी गर्म चीज को, किसी ठंडी चीज को छू लेते हैं तो आप एकदम से हाथ हटाते हैं, तो वो क्यों होता है? वो तंत्रिका कोशिका की वजह से होता है, तंत्रिका तंत्र की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल का निम्नीकरण कैसे हो रहा है, ठीक है। जो जल है, पानी जो है, उसको हम कैसे खराब कर रहे हैं, उसका निम्नीकरण कैसे हो रहा है, ये तो आप जनरली लिख सकते हैं अपने आप। क्या कैसे हो रहा है? नदियों में रासायनिक पदार्थों से, तालाब और नदियों में जो कूड़ा करकट फेंकने से, या फिर उसमें जानवरों को नहलाने से, और नदियों के आसपास जो गुसलखाने होते हैं उनका प्रयोग करने से, और नदियों के साइड में बर्तन, कपड़े, अपने जो भी काम है वो करने से। इस गंदगी के कारण हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? प्लेग, पीलिया, टीबी, खुजली, ये सभी जो बीमारियां हैं वो हमें हो सकती हैं किसकी वजह से? अगर जल का प्रदूषण होगा तो, और हम उसे बाद में यूज कर लेते हैं।
पर्यावरण निम्नीकरण के मुख्य कारण बताइए। मतलब जो पर्यावरण निम्नीकरण है, पर्यावरण जो खराब हो रहा है, उसके मेन रीजंस क्या है कि क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों खराब हो रहा है वो। तो पहला क्या, अनियंत्रित जनसंख्या, मतलब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, वो खराब हो रहा है। तो पॉल्यूशन को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो क्या होगा, उससे हमारा पर्यावरण सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। नेक्स्ट है तकनीकी विकास है, जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनका डेवलपमेंट हो रहा है, उनका विकास हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, पर्यावरण जो है हमारा खराब हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने एक मूवी देखी होगी 2.0, ठीक है, रोबोट वाली जो है, उसके अंदर क्या था कि वो जो अक्षय कुमार है वो क्यों लड़ रहा है, वो पक्षियों के लिए लड़ रहा है कि उनको देखो कैसा उनका जो वो है, कितनी संख्या में वो लोग मर रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है, जो हम तकनीकी का यूज कर रहे हैं, जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से जो पर्यावरण की चीजें, जो हमारी नेचुरल चीजें हैं, वो खराब हो रही हैं। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है 2.0 मूवी में। दोषपूर्ण कृषि विधियां, ठीक है, कृषि विधियां ऐसी हैं, दोषपूर्ण ऐसी खराब विधियां हैं कृषि की, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, भूमि जो है वो अनुपजाऊ हो रही है, वो खराब हो रही है, पर्यावरण ह्रास हो रहा है। अनुचित व्यक्तिगत आदतें, ऐसी कुछ अनुचित व्यक्तिगत आदतें हैं जिनकी वजह से भी पर्यावरण खराब हो रहा है। और प्राकृतिक कारण, कुछ प्राकृतिक कारण है। प्राकृतिक कारण कौन से होते हैं, जो भी नेचुरली हो जाते हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, ये चीजें भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुचित व्यक्तिगत आदतों को विस्तारित पूर्ण में लिखें। मतलब अनुचित व्यक्तिगत आदतें कौन कौन सी होती हैं, इससे क्या होता है, पर्यावरण का निम्नीकरण होता है। भारत जैसे महान देश में आज भी ऐसे लोग हैं जो अनुचित आदतों को अपनाते हैं, जो ना तो पर्यावरण को लाभदायक होता है और ना ही वो स्वयं के लिए, ना ही वो उनके लिए होता है। तो क्या होता है, किस तरह से जो मानव है अपनी गलत आदतों की वजह से पर्यावरण खराब कर रहा है। तो सबसे पहले क्या है, हमारा सार्वजनिक जो क्षेत्र है उन जगहों पे थूकना, खुले में शौच करना, ये तो हर दूसरे दिन देखने को मिल जाता है आपको, कोई ना कोई खुले में वॉशरूम कर रहा होता है। नदियों के आसपास कपड़े धोना, सड़कों पर कचरा फैलाना। अब तो देखा है आपने, जो गवर्नमेंट की गाड़ी है वो भी आती है कूड़े वाली, लेकिन फिर भी लोगों की जो आदत है वो सड़कों पे ही कूड़ा डालते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण निम्नीकरण के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण प्रशासन या सरकार ने कौन कौन से कानून बनाए हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल भी दिया पहले कि जो सरकारी रूप से वो गाड़ी आती है जिसमें वो कूड़ा करकट डाल सकते हैं, तो सरकार ने ये काम किया है। तो इस तरह सरकार और कौन कौन से काम करती है उसको आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले देखिए क्या है, सरकार ने सुनिश्चित किया है कि कारखानों को आबादी व शहरों से दूर रखा जाएगा, ठीक है। जो आबादी वाले क्षेत्र है वहां से नहीं होंगे कारखाने, दूर होंगे। लोगों को बायोगैस, सोलर कुकर और सौर हीटर का प्रयोग करने के लिए प्रेरित भी किया है। लोगों को परिवार नियोजन अपनाने के लिए बाध्य किया है। परिवार नियोजन सभी जानते हैं ना कि परिवार में आपको ये पहले ध्यान रखना है कि कितने आप जो अपने फैमिली के मेंबर्स हैं वो कितने बढ़ाएंगे। जैसे आपने एक मूवी देखी है पोस्टर बॉयज, उसके अंदर वो पूरी उस मूवी में पूरा एक्सप्लेनेशन है कि आप अपनी पॉपुलेशन जो वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और वो क्यों है कंट्रोल करना, ठीक। प्रदूषण नियंत्रित कानून मानने के लिए बाध्य होता है, ठीक है। जो प्रदूषण नियंत्रण है उसके लिए भी प्रावधान बनाएंगे कि आपको जो है प्रदूषण नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 16, हम अपने घरेलू उपकरणों को उचित तरीके से कैसे उपयोग कर सकते हैं। जो भी हमारे घरेलू उपकरण हैं उनको हम कैसे अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं उसके बारे में है। घरेलू उपकरणों को हमेशा साफ सफाई से रखना चाहिए। उपकरणों की सफाई ना होने के कारण उसमें खराबी आ जाती है। उपकरणों के प्रयोग के पश्चात उसके स्विच को बंद कर देना चाहिए। अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो उसका स्विच को ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए। उपकरणों के तार रास्ते में ना आए, इससे आप गिर सकते हैं, ठीक है। उपकरण जो भी हो उसके टच में ना आए, नहीं तो आप गिर सकते हैं। उपकरणों को प्रयोग करते समय उसके प्लग को सॉकेट ठीक से लगे, ठीक है। जब आप प्रयोग कर रहे हैं किसी भी चीज का, उसको देख ले उसका सर्किट ठीक से लगा है या नहीं लगा। नेक्स्ट है ईंधन, विद्युत और जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं। ईंधन और विद्युत का जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं आप। ईंधन को कैसे बचाएंगे, जैसे भी पहले भी देखा आपने, सोलर कुकर, प्रेशर कुकर, सौर ऊर्जा, इनका यूज करेंगे आप। बर्तन ढक के खाना पकाएंगे, ढक के बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा और उसमें गैस की भी कम मात्रा लगेगी। तो आप जो भी खाना बनाएंगे वो ढक कर बनाएंगे। आपने देखा एड्स भी आते हैं अब तो कितने सारे कि खाने ढक के बनाओ। प्रेशर कुकर में खाना बनाते समय उसमें ध्यान रखने की पहली सीट
आती है कि आंच को धीमा व कम कर लें। ठीक है, सबसे पहले जैसे पहले सीटी आती है उसकी कुकर की, तो उसको कम कर लें या फिर धीमा कर लें। ईंधन को बचाने के लिए सौर कुकर का प्रयोग करें, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। विद्युत को कैसे बचाएंगे? कमरे से बाहर निकलते, जैसे आप कमरे से बाहर जा रहे हैं तो लाइट अपनी ऑफ कर दीजिए। फ्रिज जो है वो ज़्यादा देर तक मत खोलिए, उसे बंद कर दीजिए। जो सामान निकाला उसे निकाल लीजिए और बंद कर दीजिए। अगर फ्रिज में कोई सामान नहीं है ज़्यादा इतना एक्सपेंसिव जो ख़राब हो जाएगा, तो आप फ्रिज को बंद रखिए। बल्ब जो होता है वो ट्यूब लाइट का प्रयोग करें, बल्ब का यूज़ ना करें, बल्ब ज़्यादा बिजली लेता है। हीटर, गीजर, ये सभी चीज़ें जो इनका कम यूज़ करना चाहिए, और ये बॉडी को भी बहुत इफेक्ट देती हैं ये चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं, हीटर वगैरह। बाथरूम में और रात के समय प्रयोग होने वाले बल्ब कम वोल्टेज के होने चाहिए। ठीक है, कम वोल्ट के होने चाहिए। जल संरक्षण, पानी का कैसे संरक्षण करेंगे आप? फल व सब्जी को धोने के बाद उस पानी को बगीचे में पौधों में डाल दें, और बगीचे के लिए अलग से पानी न लाएं। वही पानी है, फल सब्जी आपने धोई है, उन्हीं को आगे आप यूज़ कर लीजिए। झूठे बर्तनों को बहते पानी की अपेक्षा किसी बड़े बर्तन में रख के धोना चाहिए, ये तो सभी जानते हैं। नहाने के लिए फव्वारे के पानी की अपेक्षा बाल्टी का इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी का फव्वारे से क्या होता है, पानी ज़्यादा नीचे गिर जाता है। ठीक है, और पानी वेस्ट हो जाता है। तो आपने देखा है कि एक कहावत है, लोग कहते हैं कि शहर का जो एक बंदा है जितना वो नहाने में पानी वेस्ट करता है, उसके उतने एक बंदे के नहाने से किसी गांव के जितने भी लोग हैं वो पानी पी सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कितनी इंपॉर्टेंट ये लाइन है, कितनी इंपॉर्टेंट ये बात है। लेकिन आजकल जो लोग हैं वो इसको नहीं समझ रहे, नहा रहे हैं और पानी बह रहा है। तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि जो आप वेस्ट कर रहे हैं वो किसी को मिल भी नहीं रहा। ठीक है, तो सबके बारे में सोचना है, सेल्फिश नहीं होना। कूलर भरते समय वहीं खड़े रहें वरना पानी बहने लग जाता है। ठीक है, उपकरण को किन दो प्रकारों से वर्गीकृत किया जाता है? उपकरण कैसे दो तरह से वर्गीकृत होते हैं। एक है बिजली से चलने वाले, ठीक है, जो बिजली से चलने वाले होते हैं, मशीन, वॉशिंग मशीन, हीटर वगैरह। और दूसरे होते हैं बिजली से ना चलने वाले। तो बिजली से ना चलने वाले कौन से होते हैं? इन उपकरणों को बिजली की सहायता नहीं होती, जैसे रसोई घर के बर्तन, सिलाई मशीन, इन सभी चीज़ों को नहीं होती बिजली की आवश्यकता। आप अपने घरेलू उपकरण को खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? जब आप घर के कोई उपकरण खरीदें तो क्या आप ध्यान रखेंगे? ज़रूरी बातें क्या होंगी? ऐसा उपकरण चुनेंगे जो हमारी ज़रूरत को पूरा करे, जो जिसकी आपको नीड है उसी को खरीदे। ये नहीं कि फालतू में वेस्ट भी आप खरीद के रख लें कि बाद में क्या पता यूज़ हो जाए। तो वही चीज़ें लाएं जिसको आपको एट द मोमेंट नीड है उसकी। उपकरण का चयन इस आधार पर ना करें कि यह हमारे पड़ोसी और औरों के पास है। ठीक है, ये सोच के ना खरीदे कि भाई उसके पास है तो मेरे पास भी क्यों नहीं है, मेरे पास भी होनी चाहिए वो चीज़। तो आप फटाफट जाके खरीद लाए उसको कि भाई मेरे पास भी होनी चाहिए। उपकरण को खरीदते समय अपने धन बचत का अवश्य ख्याल रखें। ठीक है, जब भी आप चीज़ खरीद रहे हैं तो पैसे देख लें कितने लग रहे हैं, वो कितने में असली में आता है। ये नहीं कि आंखें बंद करके जितना वो बोल रहा है उतना दे दिया। समय, धन और ऊर्जा की बचत, ये भी करेंगे। कोई भी उपकरण का चयन करते समय यह देखें कि यह समय, धन, ऊर्जा का उपयोग है या नहीं। ठीक है, ये उपयोगी है या नहीं। उपकरण खरीदते समय ऐसे उपकरण का चयन करें जिसमें जल्दी खाना पकता हो, जैसे प्रेशर कुकर, इसका यूज करें तो पता ही है आप सभी को। फल सब्जियां जो हैं उसको ताजे लाने चाहिए, और ऊर्जा और समय दोनों की बचत होती है। सफाई करने में सरल, उपकरण का चयन करते समय ऐसा ध्यान रखें कि वो आसानी से धुल जाए और साफ सफाई में कोई दिक्कत ना हो। हमेशा स्टील के बर्तनों का चयन करें क्योंकि वो टूटते भी नहीं है और लंबे टाइम तक यूज में भी लाए जाते हैं। लोहे के बर्तनों को धोना कठिन होता है, स्टील के बर्तन सरलता से धोए जा सकते हैं। तो लोहे के बर्तन ना ले तो आपको स्टील के बर्तन लेने हैं जो अच्छे से धुल भी जाते हैं और साफ हो जाते हैं जल्दी। उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 17, उपभोक्ता शिक्षा के 4 लाभ बताइए। उपभोक्ता शिक्षा क्या है? उपभोक्ता हर एक व्यक्ति जो किसी चीज का आदान प्रदान कर रहा है वो व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। तो उपभोक्ता शिक्षा मतलब उपभोक्ता को शिक्षा दी जाती है पर्सन को कि आप जो चीज ले रहे हैं वो देखिए डेट एक्सपायर तो नहीं है और कितने टाइम तक वो चल सकती है, उसमें कोई खराबी तो नहीं है, उसका पैकेट बंद है, सील्ड है वो, और उस पर जो भी मार्क होते हैं वो लगे हैं या नहीं लगे। तो ये सभी शिक्षा उन्हें दी जाती है। तो इसके लाभ क्या है? तो ये आप जनरली अपने आप लिख सकते हैं कि वो जो भी धोखाधड़ी है उससे बच सकता है, उसका स्वास्थ्य खराब होने से बच सकता है, उससे सारी नॉलेज होगी कौन सामान कब खराब होगा, कैसे कब उसको यूज करना है। तो इससे क्या होता है, उनको हेल्प मिलती है। तो वस्तुओं को सही चुन पाएगा, वो देख पाएगा कि मुझे कौन सी सही चाहिए, कौन सी वस्तु ठीक है उसके लिए, तो सही चुनाव कर पाएगा, उसे सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण रख पाएगा, बाजार में होने वाले भ्रष्टाचार उसको जान पाएगा और जो भी उसको समस्या आएगी उसका उचित तरीके से निदान भी कर पाएगा।
उपभोक्ता के अधिकार लिखिए। उपभोक्ता जो भी है, एक पर्सन जो भी कोई चीज खरीद रहा है या बेच रहा है, तो वो जो उपभोक्ता है जिस चीज का वो ग्रहण कर रहा है कोई भी चीज, तो उसके क्या क्या अधिकार है। पहला क्या है, सूचना का अधिकार। उसे सूचना का अधिकार है कि वो कोई भी जानकारी जो है प्राप्त कर सकता है, कोई भी जो भी उसे नीड है किसी भी जानकारी की, जो उसे पूछना चाहता है वो उसे वो प्रोवाइड की जाएगी। सुरक्षा का अधिकार है। सुरक्षा है कि मतलब अगर कोई भी चीज उसे कोई चीज दे दी जो उसके लिए हानिकारक हो सकती है, बाद में वही उसको सुरक्षा भी प्रोवाइड करेंगे, या तो उसको दूसरे एक्सचेंज करके देंगे या फिर कोई तो सीन करेंगे वो लोग। चयन का अधिकार, ठीक है, ये तो आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई सामान लेने जा रहे हैं, कोई ड्रेस लेने जा रहे हैं, कोई भी खाने का सामान लेने जा रहे हैं, तो आपको क्या है, आपको चयन का अधिकार है, आपको चॉइस करने का अधिकार है कि आपको कौन सा पसंद है आप वही लेंगे। दुकानदार की मर्जी से नहीं कि ये बचा है आप इसको यही लेना ही पड़ेगा, आपको आपकी मर्जी चलती है कि आप कौन सा लेते हैं, तो ये आपका अधिकार है कि आप चुन सकते हैं। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, आपको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है अपने उपभोक्ता से संबंधित कि आपको कौन सी चीज किस हिसाब से मैनेज करनी है। उपभोक्ता आंदोलन का क्या महत्व है, जो भी आंदोलन हो उसका क्या महत्व है। उपभोक्ता आंदोलन से लोग अधिकारों के प्रति सचेत हो जाते हैं तथा नियमित रूप से प्रयोग किए जाते हैं, अपने अधिकार जान पाते हैं वो आंदोलन की वजह से। दुकान द्वारा गलत वस्तु या सेवा प्रदान करने पर उनकी शिकायत भी कर पाते हैं। उपभोक्ता आंदोलन में चलने से लोगों में एकजुटता होती है, वो एक समाज, एक समूह का हिस्सा बन पाते हैं। उपभोक्ता आंदोलन के कारण लोग अपने हितों के प्रति सचेत हो पाते हैं, वो जान पाते हैं कि मेरे क्या राइट्स हैं, मेरे क्या हित हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। उपभोक्ताओं को कौन से चिन्हों को देखकर खरीदारी करनी चाहिए और उन चिन्हों के नाम बताइए, ठीक है। कौन कौन से चिन्ह होते हैं, एक होता है ISI वाला चिन्ह होता है जो बिस्किट साबुन पे होता है, एग मार्क का होता है घी पे, शहद वगैरह पे, और FPO का होता है अचार मुरब्बों पे, तो आपको ध्यान रखना है। एक FSSAI भी होता है, और हॉलमार्क तो सबने सुना है सोने पे होता है, आप ऐड देखते हैं वो। उपभोक्ताओं के उत्तराधिकारियों उत्तरदायित्व को बताइए, जो उपभोक्ता है उसका क्या उत्तरदायित्व है। उसका उत्तरदायित्व है कि वह कभी भी आकर्षक लेबल और पैकिंग की चकाचौंध में धोखा ना खाए, कि आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है, आकर्षित लग रही है, वो आप ले लेते, तो ऐसा नहीं करना है। उपभोक्ता को हमेशा क्या है, उसकी गुणवत्ता और मानक चिन्ह के ही अकॉर्डिंग अपना जो भी सामान है वो लेना है, वही चीज़ें खरीदनी है। हमेशा उत्पादक द्वारा किए गए प्रयोग संबंधित रखरखाव के निर्देशों का पालन करना चाहिए। आपको जो भी आप चीज़ें खरीदिए, जो उत्पादन खरीदे उसके ऊपर लिखा होता है कि आपको कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे उसका रखरखाव करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप सब कुछ करेंगे। वस्तुओं के खरीदने पर जो बिल, गारंटी कार्ड आदि को संभाल कर रखेंगे, क्या पता आपको बाद में कोई दिक्कत हो जाए या फिर आपको एक्सचेंज करवाना हो, तो अगर आप बिल, गारंटी चीज़ रखेंगे तो आप जो है उसको बाद में वापस भी करा सकते हैं, या फिर आपको कोई नुकसान हुआ तो आप उसको आगे अपील भी कर सकते हैं, शिकायत भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ये बिल होना ज़रूरी है, कंपल्सरी है। उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 18, अभिवृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। अभिवृद्धि और विकास, ये जो मेन चीज है ना, ये जो है ये हमारी लाइफ भर देखने को हमें मिलता है। अभिवृद्धि और विकास, अभिवृद्धि मतलब होता है डेवलपमेंट और इसका मतलब होता है ग्रोथ, ठीक है। डेवलपमेंट और ग्रोथ, जो डेवलपमेंट होती है वो क्या होता है और ग्रोथ होती है वो क्या होता है, ये दोनों जो वर्ड हैं इनको क्या चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं। जो अगर मैं रही हूँ या बढ़ रहा है, मेरा विकास हो रहा है, तो जो भी चीज़ें मेरे विकास में हेल्पफुल नहीं है, जो मुझे बाधित कर रही हैं, जो मेरे ऊपर इफेक्ट डाल रही है, प्रभावित कर रही हैं, वो कौन कौन सी चीज़ होती हैं। तो मेरे बढ़ने में क्या क्या चीज़ें हैं, एक मेरी हेरिडिटी है जो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिली है, सेकेंड मेरा एनवायरनमेंट है जो मेरे आसपास का है, थर्ड क्या है, मेरा लिंग है कि मैं कौन सा जेंडर है मेरा, फोर्थ है मेरा पोषण कि मैं कौन सा खाना खा रही हूँ, उस हिसाब से मेरी हेल्थ मेंटेन होगी, उस हिसाब से मेरा वृद्धि और विकास होगा। और उसके बाद मुझे कोई रोग तो नहीं है, कोई बीमारी उससे रिलेटेड उससे भी हो सकता है, और मेरी बुद्धि, मेरी इंटेलिजेंसी क्या है, उसके अकॉर्डिंग मेरी वृद्धि और विकास होती है, मेरा ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। तो ये चीज़ें जो है हमें प्रभावित करती है। पोषण, अनुवांशिकता, घर का भावात्मक माहौल मतलब इमोशनल फैक्टर, सामाजिक और आर्थिक स्थिति और वातावरण जैसे मैंने बताया, और बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, पोषण, बुद्धि, लिंग और अंतस्रावित ग्रंथियाँ, ये सभी आप चीज़ें अपने आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 5 वर्षीय बच्चे में संज्ञानात्मक विकास के लक्षण कौन कौन से हैं, कि एक 5 वर्ष का बच्चा है उसके अंदर संज्ञानात्मक रूप से, संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव रूप से कौन कौन से डेवलपमेंट होंगे उसके मस्तिष्क से रिलेटेड। तो क्या होगा, बच्चा तर्कपूर्ण ढंग से नहीं सोच पाता, 5 साल में उसे नहीं पता होता कि कौन सा तर्क मैं यहाँ लगाऊंगा, कौन मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, मुझे नहीं समझ आता 5 साल में।
काल्पनिक खेलों में लिप्त रहते हैं। काल्पनिक खेल खेलते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं घर घर खेलते हैं कि तू मम्मी है मैं पापा हूँ और फिर ये हमारे बच्चे हैं, तो वो उनको नहीं पता होता कुछ कि क्या है ये रिलेशन, लेकिन वो फिर भी खेल रहे हैं काल्पनिक गेम। या फिर एक आपने देखा होगा भूत भूत खेलते हैं कि मैं भूत बनूंगा, मैं बड़ी दीदी हूँ, मैं छोटा दीदी, छोटा भाई, ऐसे करके। और निर्जीव वस्तु से भी जान व भावात्मक है, मतलब वो जानवर उनको लगता है कि जो निर्जीव चीजें हैं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनके अंदर भी जान होती है। जैसे आपने देखा है कि अगर वो गिर जाता है तो उसको क्या लगता है कि जमीन ने मेरे को चोट लगाई, तो जमीन को भी 2 थप्पड़ मार देता है कोई, तो कहता है लो हमने जमीन को मार दिया, तो वो खुश हो जाता है कि ठीक है मैंने अपना बदला ले लिया। तो इससे क्या होता है, उसमें एक जो बदला लेने वाला भाव होता है ना, वो हम बचपन में ही डाल देते हैं कि जिसने आपको बुरा किया उसको बुरा कीजिए, लेकिन ये गलत है। नेक्स्ट है आत्म केंद्रित नहीं होता, मतलब वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता कि अपने आप सारी एक्टिविटीज कर पाए, उसे किसी ना किसी की हेल्प की नीड होती है। बहुत ज्यादा जिद्दी होता है, हर बात के लिए जिद करता है कि नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो मेरी कजन है, उसका एक बेटा है, वो भी ऐसी बिल्कुल जिद्दी है, वो भी अभी इतनी एज में है, तो वो जब भी कभी मार्केट जाता है उसे कोई भी चीज चाहिए होती है तो वो जमीन पे लेटना स्टार्ट कर देता है। मतलब ये चीज क्या है, नेचुरली है, वो करता है। उसको घर से सिखा के जाओ कि बेटा जो चीज बोलेंगे वही लेनी है और बाकी जगह नहीं रुकना है, लेकिन फिर भी वो चीजें वो करता है, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है हमें। स्मरण शक्ति समाप्त हो जाती है, ठीक है। जो स्मरण शक्ति होती है वो सीमित होती है, सीमित मतलब कम होती है, उन्हें ज्यादा चीजें याद नहीं रहती बच्चों को। रंग आकार संख्या दिनों आदि का जो है उन्हें समझ में नहीं होती, उन्हें नहीं पता होता कि कौन सा दिन है, कौन सा रंग है। रंग तो काफी बच्चे सीख लेते हैं, लेकिन वो ये एनवायरनमेंट अगर उन्हें मिले वैसा तो वो काफी चीजें जल्दी जल्दी सीख जाते हैं। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में बच्चों के गलत व्यवहार के क्या क्या कारण होते हैं। जो बच्चे बाल्यावस्था होती है, जब वो छोटे होते हैं, तो उस टाइम पे वो कौन कौन से गलत व्यवहार हैं वो करते हैं और उनका कारण क्या है ऐसा करने का, वो बच्चा जो है वो गलत बिहेवियर क्यों करता है। तो ये सभी जानते हैं। आप उनके साथ घर में जो भी माहौल होगा उसकी वजह से, ज्यादा लाड प्यार की वजह से या ज्यादा कठोर उनके साथ व्यवहार किया जाता है इस वजह से, या उनकी चीजें पूरी नहीं की जाती हैं, तो इसलिए वो गलत व्यवहार करता है। क्या करता है, और वो क्या करता है गलत व्यवहार में, झूठ बोलना, बेडशीट जो है उसको गीली करना सुसु से, ऐसे। क्या होता है जब उसका नहीं मानते, माता पिता जो है, शिक्षक उसके अधिक अपेक्षक, उसकी ज्यादा बुराइयां करते हैं, इसलिए वो गलत व्यवहार करना स्टार्ट कर देता है। छोटे बच्चे को पता नहीं चलता कि अनुचित व्यवहार जैसे रोने से उन्हें चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी हम गलत व्यवहार कर रहे हैं उससे हमें कोई ना कोई चीज़ मिल रही है। क्या होता है स्टार्टिंग में जब बच्चा रोता है तो हम उसे कोई ना कोई चीज़ दिला देते हैं कि चलो चुप तो होगा कम से कम, तो वो चीज़ उसके बिहेवियर में आ जाती है कि अब मेरे को समझ आ गया है कि मैं अगर रोऊंगा तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। तो अभी तो अब और जो भी अभी हम वाली एज में क्या करते हैं हम लोग, मतलब हम नहीं, मतलब जो भी करते होंगे वो खाना बंद कर देते हैं घर में कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे iPhone 13 Pro चाहिए, तो अभी न्यू आया है जो, मुझे वो चाहिए, तो मैं खाना पीना बंद कर दूंगा। तो अभी भी कितने लोगों ने खाना पीना बंद कर रखा होगा, नया फ़ोन आया तो भाई दिला दो हमें। तो इस तरह से क्या होता है वो खाना पीना बंद कर देते हैं या फिर रोने लग जाते हैं। तो रोने से क्या होता है उनको चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं, तो ये उनके बिहेवियर में आ जाता है और वो गलत व्यवहार करते हैं। फिर जब बच्चों के जीवन में कोई बड़ा संकट आता है, जैसे कि वह किसी प्रियजनों की मृत्यु हो जाती है या उनसे छोटा कोई और घर में आ जाता है, तो वे अनुचित व्यवहार करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसा भी करते हैं वो लोग। अगर घर में कोई बड़ा था जिनसे उनका बहुत लगाव था, प्रेम था, उनकी डेथ हो जाती है तो भी वो गलत व्यवहार करना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर घर में उसका छोटा भाई या न्यूबॉर्न बेबी आ जाता है या भाई बहन आ जाता है तो वो गलत व्यवहार करना स्टार्ट करते हैं। उनको लगता है कि हम तो भाई आइसोलेटेड हो गए, हमें तो कोई प्यार नहीं करता, जो भी आया सब उसी को पूछता है, मैं तो भाई कोने में एक अलग से पड़ा हुआ हूँ और अरिजीत सिंह के गाने सुन रहा हूँ, ठीक है, उससे कोई बात नहीं करता। नेक्स्ट है 5 साल तक के बच्चे की देखभाल करने के तरीके बताइए, ठीक है। जो 5 साल का बच्चा है उसकी आप देखभाल कैसे करेंगे उसको आपको बताना है। क्या करेंगे, उसको आहार जो भी खाना है उसका प्रॉपर खाना देंगे उसको, ताकि वो अच्छी तरीके से अपना विकास कर सके, अच्छा उसे पोषण मिल सके और कोई भी उसे इशू ना हो। आहार, आराम व नींद, उसको टाइम टू टाइम उसको जितना भी उसे आराम चाहिए वो भी दे, और नींद उसको एक टाइम उसका फिक्स कर दे कि इस टाइम पे आपको सोना है तो उस टाइम पे उसे सिला दीजिए। उचित वस्त्र पहनाइए, जो भी कपड़े पहना रहे हैं वो भी आकर्षित और ढीले ढाले और अच्छे होने चाहिए, ज्यादा खराब कपड़े ना पहना, ज्यादा डार्क कलर के ना पहनाए। और स्नान, बच्चों को जो है टाइम टू टाइम आपको उसे नहलाते रहना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको बहुत सारे लोग बार बार गंदगी में खेल वेल के आते हैं, कूड़े में मिट्टी विट्टी में दोस्तों के साथ खेलते हैं, तो उन्हें जब भी वो बाहर जा रहे हैं उसके बाद जब भी घर पे आ रहे हैं उसे नहलाइए, ठीक है, कि वरना उसमें बहुत गंदगी हो जाती है, वो फिर बाकी चीज़ें भी गंदी कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 19,
संवेगात्मक विकास का अर्थ बताइए, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, संवेगात्मक विकास क्या है? जो भी हमारे संवेगों से रिलेटेड होता है, जो हमारी सेंसरी मोटर एक्टिविटीज होती हैं उनसे रिलेटेड होता है हमारा संवेगात्मक विकास। और सामाजिक विकास होता है हमारा जो सोशली डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जो हम सोशली क्या होता है, लोगों से मिलना, लोगों से बातचीत करना, तो सोशली रूप से हम विकसित हो जाते हैं। और संवेगात्मक विकास होता है जब हमारे संवेगों पे, हमारे जो इमोशंस होते हैं उन पे हमारा कंट्रोल हो जाता है। हमें बहुत ज़्यादा दुख है लेकिन फिर भी हम हंस रहे हैं सबके सामने, तो क्या है, हमारे जो संवेग है, हमारे जो इमोशंस है उस पर हमारा कंट्रोल हो चुका है अब। तो संवेगात्मक विकास क्या है? अपने भावों पर नियंत्रण रखना और उन भावों को सामाजिक मान्यता प्राप्त तरीकों द्वारा प्रदर्शित करना। सामाजिक विकास को क्या प्रभावित करता है? माता पिता। एक आत्मविश्वासी माता पिता अपने बच्चे को आत्मसम्मान की भावना को विकसित करते हैं कि हमारी जो प्रतिष्ठा है, बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा है हमारे समाज में, तो आपको कुछ ऐसा गलत नहीं करना कि हमने जो इज्जत कमाई है सालों से वो खराब हो जाए। तो आपको ये चीज़ें, बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। ऐसा पेरेंट्स उनको सिखाते हैं उनके सोशल डेवलपमेंट के लिए। ऐसे माता पिता अपने बच्चों के लिए स्पष्ट नियम बनाते हैं। ठीक है, उनके लिए कठोर नियम बना देते हैं, बिल्कुल क्लियर कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, ये गलत है, तो वो चीज़ें जो है कर दी जाती हैं। बच्चों की गलतियों पर उन्हें समझाने का प्रयत्न किया जाता है। जो वो गलती करते हैं उनको समझाते हैं कि बेटा ये गलत है, ये नहीं करें आप। यह अपने बच्चों के लिए लोकतांत्रिक अनुशासन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक अनुशासन मतलब उनको फ्रीडम होती है लेकिन एक डिसिप्लिन के साथ वाली फ्रीडम, कि आपको फ्रीडम है चीज़ करने की, लेकिन इस चीज़ में आप ये गलत वाली चीज़ नहीं करेंगे। हम उम्र के साथी, हम उम्र जो ये भी साथी, क्या ये सोशली होता है सब कुछ चीज़ें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ रहना, उनके जैसे बातचीत करना, उनसे आत्मनिर्भर बनना, अपने जो भी गलतियां हैं, जो भी वो पेरेंट्स हैं उनमें डांटा है, नाराज़ हुआ है, वो सारी चीज़ें जो है अपने पेरेंट्स की वो डिस्कस करना, कोई भी चीज़ें जो उनको इशू है उनके बारे में। मध्य बाल्यावस्था के संज्ञानात्मक विकास पर 4 गुण बताइए। ठीक है, ये भी वही है। अब मध्य बाल्यावस्था में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो संज्ञानात्मक, जो मस्तिष्क रूप से विकास होता है, वो आपको बताना है क्या क्या होता है। तो क्या होता है? कल्पना व यथार्थ में अंतर। जो बच्चा होता है वो अपनी इमेजिनेशन और जो रियलिटी होती है उसमें अंतर कर पाता है। ठीक है, कि ये सभी चीज़ें काल्पनिक है, जो नहीं हो सकता, वो उसमें, और जो उसकी सच्चाई है उसमें डिफरेंसेस कर पाता है। जैसे बच्चा जो है सेंटा क्लॉज है ये मानता है, परंतु एक बड़े बच्चा ये समझ चुका होता है कि ये काल्पनिक है। ठीक है, काल्पनिक और यथार्थ में क्या अंतर आ जाता है? पहले इनको लगता है कि सेंटा क्लॉज होता है, वो रात को आएगा, वो सो जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और आपने देखा होगा स्कूल में हम लोग पहले क्या करते थे, मतलब सभी ने किया होगा शायद ये, कि वो सेंटा क्लॉज के पहले वाले दिन से सबके सिग्नेचर लेते थे कि 100 सिग्नेचर हो जाएंगे, फिर हम उसे तकिए के नीचे रखेंगे और हमारे पास गिफ्ट आएगा। लेकिन अब क्या है, हम जब बड़े हो चुके हैं तो हमें रियलिटी पता चल गई कि सेंटा क्लॉज कुछ भी नहीं होता और कोई नहीं आ रहा हमारे घर रात को। वो हमारे पेरेंट्स होते हैं जो ऐसा करते हैं, जो हमें चॉकलेट्स देते हैं। श्रेणीबद्ध करना, जो भी चीज़ें हैं उनको लाइन वाइज लगा पाना, वो चीज़ें आ जाती है उनके अंदर, मैनेज कर पाते हैं। वर्गीकरण करना, मतलब जो भी चीज़ है वो वर्गीकृत कर पाते हैं, कि अगर उनके अंदर कैटेगरी को में बांटने का गुण आ जाता है। यानी कि अगर मैंने उसे बोला कि ये सारे जितने भी चीज़ें हैं, मैंने जो आकृतियाँ बनाई हैं, ट्रायंगल बनाया है, सर्कल बनाए हैं, इनको आप अलग अलग कीजिए, तो वो समझ जाता है कि कौन सा सर्कल है, कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा रेक्टेंगल है, कौन सा क्यूब है, तो वो उनको अलग अलग कर देता है। लेकिन उसे पता नहीं होगा वो क्या है, लेकिन उसकी शेप, उसका कलर देख के पहचान लेगा और उनको अलग कर लेगा। नेक्स्ट है समय और गति का ज्ञान। उसे समय और गति का ज्ञान जो है वो आने लगता है। बाल्यावस्था में बच्चे में समय और गति का ज्ञान आ जाता है, वो टाइम को देख लेता है कई बारी, और जो गति है उसको समझ लेता है कि कौन से कितने किलोमीटर में कितने हैं, वो चीज़ें उसको आ जाती है समझ। से आपका चैप्टर नंबर 20, किशोरावस्था में होने वाले संज्ञानात्मक विकास। अब जब किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था में कौन कौन से कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है हमारे होते हैं, कौन सा हमारा मस्तिष्क रूप से विकसित होता है। तो क्या होता है इस एज में? किशोरावस्था में क्या होती है, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, अमूर्त चिंतन। हम कुछ भी चीज़ें सोचते हैं, ठीक है, कुछ भी, या फिर खाली बैठे हैं तो कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे कि हाँ, हेलुसिनेट करते रहेंगे कि मेरे साथ ये हो गया, ये हो जाएगा, मैं ऐसा कर दूंगी या कर दूंगा, पता नहीं सच में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। वो उन चीज़ों में, ख्वाबों में खोए रहते हैं। किशोर साधारण तथ्यों के विपरीत विचारों को भी समझ जाता है। जो भी साधारण तथ्य हैं, जो भी मेन बात है, उसका जो इफेक्ट, उल्टा इफेक्ट है, उसको भी वो समझने लग जाते हैं कि हाँ भाई ये गलत है, और उसको वो जान जाते हैं। विचारों के कारण किशोरावस्था उपमानों को समझ जाते हैं। किशोर उन परिस्थितियों के भी कारण बता सकते हैं जो उन्होंने खुद कभी महसूस नहीं किए। ठीक है, वो उन चीज़ों को बता पाते हैं कि उनके
कारण बता पाते हैं कि जो उन्होंने खुद रियलाइज नहीं किए, खुद रियल लाइफ में नहीं देखे, लेकिन फिर भी वो उन चीज़ों के बारे में बोल सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, कैसे जैसे बाढ़, भूकंप, ये चीज़ अगर नहीं भी देखी किसी ने तो वो बता सकता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कौन सी सिचुएशन आती है, क्या ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। किशोरावस्था में छुपे व्यंगों को भी समझाया जाता है। ठीक है, वो जो भी छुपी बातें होती है उनको भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में यौन शिक्षा देने में मुख्य भूमिका किस को होनी चाहिए और क्यों। ठीक है, जो किशोरावस्था होती है उस टाइम पे हमें सेक्स एजुकेशन जो है वो लोगों बच्चों को दी जानी चाहिए। जब हम उसको सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं तो जो उसको एजुकेशन दी जा रही है वो कौन उसे प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और क्यों करेगा। हमें किसी भी जो अडल्ट बच्चा है जो किशोरावस्था में है उसको हमें सेक्स एजुकेशन क्यों देनी है, ठीक है, और वो कौन देगा उसे। किशोरावस्था में यौन शिक्षा को बताना माता पिता की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, ये सभी जानते हैं कि किशोरावस्था में जो भी सेक्स एजुकेशन है उसकी जो नॉलेज है वो कौन देगा, हमें हमारे पेरेंट्स। और आप सभी मुझे कमेंट में बताएंगे कि किस किस के पेरेंट्स ने उसे बताया है कि बेटा ये सेक्स एजुकेशन है, ये सेक्स ऐसे होता है, या फिर कैसे जनरेशन आगे बढ़ती है। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कितने पेरेंट्स हैं जो सच में ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं और वो बता रहे हैं। शायद 1% या 2%, या फिर शायद उतने भी नहीं, या फिर 0.something% बोल सकते हैं। क्योंकि पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स इन चीज़ों को बताने में बहुत हिचकिचाते हैं। उन्हें लगता है पता नहीं क्या ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाएगी। यहाँ तक कि क्या होता है कि वो ये चलो ये चीज़ बात करना तो अलग बात, जब हम टीवी पे कभी कोई शो देख रहे हैं पूरी फैमिली बैठकर, ऐसा कभी कोई ऐसा सीन आता है तो सभी को कोई ना कोई अपना ज़रूरी काम याद आता है। कोई भी उठ जाता है फटाफट वहाँ से, या रिमोट ढूंढते हैं कि चैनल चेंज करो, उस समय चैनल भी चेंज नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो क्या है, उस सिचुएशन को हमने ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं बनानी, हमें उस टाइम पे उस चीज़ को क्लियर करना है, उनसे अपने बच्चों से बात करने की बेटा ये ऐसा होता है या फिर ये चीज़ें ऐसे होती है। ठीक है, पेरेंट्स कभी भी जो ओपनली बात नहीं करते सेक्स एजुकेशन के बारे में। किशोरावस्था के पश्चात किशोर विवाहित जीवन के लिए तैयार हो जाता है। एक शिक्षित किशोर इस परिवर्तन में सामंजस्य से बिठा पाता है। ठीक है, जो किशोरावस्था होती है उसके बाद उनकी शादी हो जाती है, मतलब उस एज के बाद अडल्ट होंगे, उसके बाद उनका मैरिज हो जाती है कहीं ना कहीं। तो अगर उन्हें ये पता होगा, सेक्स एजुकेशन के बारे में नॉलेज होगी, तो वो आगे अपने जो पार्टनर है उसके साथ सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे, कनेक्शन बिठा पाएंगे। किशोरों को यौन शिक्षा ना मिल पाने के कारण उनमें मन में उनके इसके प्रति गलत भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, उन्हें नहीं पता होता कि सेक्स एजुकेशन क्या है। ठीक है, अगर उन्हें नहीं पता तो वो इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए क्रियोस होते हैं, उन्हें जानना होता है बस इन चीज़ों के बारे में। तो क्या होता है, वो गलत जो रास्ता है उस पर चले जाते हैं, और इस वजह से जो रेप हमें देखने को मिलते हैं वो यही कारण है। अगर उन्हें बचपन से सिखा दिया जाएगा कि बच्चे ये चीज़ें होती हैं तो उन्हें ऐसे जिज्ञासा नहीं होगी उन चीज़ों को करने की या फिर जानने की। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो यौन अपराध में संलग्न हो जाते हैं। किशोरावस्था के समय किशोरों का यौन ज्ञान के प्रति रुझान बढ़ जाता है। ठीक है, जब किशोरावस्था होते हैं, जब गर्ल्स या बॉयज, अब ये दोनों में होता है, गर्ल्स में भी बॉयज में भी। और जितनी गर्ल्स कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम तो नहीं सोचते ऐसा कुछ भी, सब में होता है। ठीक है, और ये नेचुरल है, बहुत नेचुरल है ऐसा होना। ठीक है, बिल्कुल भी कोई गलत बात नहीं है इसमें। तो जो भी हम जितने भी होते हैं किशोरावस्था में लोग, बच्चे, तो उनका क्या होता है, उनका एक रुझान बढ़ जाता है सेक्स के बारे में जानने के लिए। उन्हें जानना होता है कि कैसे होता है और क्यों है, मतलब क्या चीज़ है उसमें, ऐसा क्या प्लेजर है। ठीक है, उन्हें जानने का मन करता है। अपने मन के प्रश्नों को उत्तरों के लिए वीडियो, किताबें या अपने हम उम्र साथियों पर निर्भर रह जाते हैं। ठीक है, जब ये वही चीज़ें जानते हैं तो वो क्या करते हैं, क्या देखते हैं, वीडियोज़। आप सभी जानते हैं ये लोग, और कितने लोग हैं वो जो देखते हैं रियल में भी। तो क्या करते हैं वो लोग इस चीज़ों को जानने के लिए कि सेक्स होता कैसे है, क्या चीज़ है ये, तो क्या करते हैं उसके लिए वीडियोस देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, जो भी सेक्स रिलेटेड बुक्स होती होंगी तो वो पढ़ते हैं, या फिर अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनसे पूछते हैं। और उनको भी क्या ही पता होगा फ्रेंड्स को, वो भी तो उसी एज में ना, वो भी उनको भी जहाँ से नॉलेज सही गलत जो भी चीज़ें पता होती हैं वो आगे अपने फ्रेंड्स में बता देते हैं। तो क्या है, आधी अधूरी नॉलेज हमेशा गलत हो जाती है। और को इन से मिले बहुत से उत्तर भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, और जितने भी आंसर उन्हें अपने फ्रेंड्स या कहीं से भी मिलते हैं वो भ्रमित होते हैं, तो गलत होते हैं। ठीक है, एक अलग ही चीज़ का, उन्हें सेक्स को एक अलग तरीके से डिफाइन कर दिया होता है किसी ने भी। माता पिता यौन शिक्षा को देने से असहज महसूस करते हैं, ये सभी जानते हैं। ठीक है, पेरेंट्स बहुत असहज होते हैं बच्चों को बताने में अबाउट सेक्स एजुकेशन। ठीक है, वो देते ही नहीं है, वो सेक्स वर्ड ही नहीं बोल पाते लोग, यहाँ तक कि लोग सेक्स वर्ड नहीं बोलते। ठीक है, उसके बारे में समझाना या बात करना तो बहुत दूर की बात है। एक सेक्स एक छोटा सा वर्ड है, लोग उसको बोलने में शर्मिंदा फील करते हैं, पता नहीं क्यों।
इस कारण किशोर और माता पिता के संबंधों में कटुता आती है, ठीक है। इसलिए जो किशोरावस्था होती है इसमें पेरेंट्स और जो चाइल्ड होता है उनके बीच में एक रिलेशन, एक जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। तो क्या होता है, और उस टाइम पे जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ हमारा रिलेशन ज़्यादा अच्छा होने लगता है, क्योंकि वो हमें सारी चीज़ें बता रहे हैं जो भी हमें चाहिए, जो हमें नीड है, जिसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। किशोरावस्था के विकासात्मक कार्यों की सूची बताइए, ठीक है, कि उनका विकास कैसे होता है, कैसे वो ग्रो करते हैं। प्रथम महत्वपूर्ण कार्य अपने शारीरिक गठन को समझना व इसका प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग करना, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जो किशोरावस्था में होते हैं सबसे पहले क्या है, उनकी बॉडी जो है उसका डेवलपमेंट होता है, फिजिकली वो डेवलप हो रहे होते हैं। अपनी उम्र के साथियों के साथ परिपक्व संबंध बनाते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में उसमें जो उनका ग्रुप है वो इंक्रीज होता है, उनसे बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। सिद्धांतों या मूल्यों का विकास होता है, विवाह तथा गृहस्थ जीवन के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अपनी शादी और अपनी जिंदगी को आगे किस तरह से मैनेज करना है उसके प्रति जो है वो जान पाते हैं। व्यावसायिक जीवन के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। वो सोच लेते हैं अपने व्यावसायिक जीवन के बारे में, अपने करियर, अपना गोल, अपने एम जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे आगे करना क्या है। किशोरावस्था में किशोरों की क्या क्या समस्याएं होती हैं, ठीक है। किशोरावस्था में जो किशोर होते हैं उनकी क्या क्या समस्याएं, तो जो भी बच्चे होते हैं इस एज में क्या होता है इनको। भोजन संबंधित परेशानी, ठीक है। भोजन संबंधित परेशानी होती है कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, ठीक है। उन्हें लगता है मैं ज़्यादा मोटी तो नहीं हो गई, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, मैं ज़्यादा पतली तो नहीं लग रही, ठीक है। ये वाली जो सिचुएशंस है उनमें बहुत सारी आ जाती है। तो इस टाइम पे क्या होता है, उन्हें कई सारी जो डिसीजेज है वो हो जाती है, जैसे आपने सुना होगा एनोरेक्सिया नर्वोसा या फिर बुलिविया नर्वोसा। तो ये जो बीमारियां ये हो जाती है उन्हें। इसमें क्या होता है इस टाइम पे कि वो खाना खाना बंद कर देती हैं, या फिर खाना खाते ही उसे उगलने की कोशिश करती है कि भाई नहीं मैंने खा लिया, हो गया। और टाइम टू टाइम क्या अपना वेट चेक करती रहती है, मैं ज़्यादा खाना तो नहीं खा लिया, मैं मोटी तो नहीं हो गई। तो ये जो चीज़ें हैं वो टाइम टाइम देखते रहते हैं किशोर। और सामाजिक समस्याएं क्या होती हैं, वो समाज में भाग लेना पसंद नहीं करते, ठीक है। वो सामाजिक जो भी क्रियाएं हैं उनसे बचते हैं कि बस सोशली ना होना पड़े, बस कहीं जाना नहीं पड़े। अभी भी हम देखते हैं क्या होता है, अब जब भी हम पार्टीज वगैरह में जाते हैं तो सिर्फ पेरेंट्स आए होते हैं, मतलब पेरेंट्स आए होते हैं, बच्चे नहीं पता कहाँ, बच्चे क्योंकि घर पे रहते हैं। उन्हें नहीं पसंद होता उस एज में कि हम लोगों से मिलें या फिर सोशली हों, उन्हें अकेला रहना पसंद होता है, आइसोलेटेड। और क्या होता है, विपरीत लिंग के साथ उनका संबंध अच्छा होने जाता है। उन्हें क्या होता है, जो उनका सेकंड सेक्स होता है, अदर सेक्स जो होता है उनके साथ उनके रिलेशन अच्छे होने लगते हैं, या फिर उनको मन करता है उनसे बात करने का, उनके बारे में जानने का। तो जो हम आज किस तरह से देख रहे हैं रिलेशनशिप्स, आपने देखा है लोग रिलेशनशिप्स में आते हैं तो क्या होता है एक दूसरे को जानने के लिए। उन्हें डर होता है कि कोई उनका मजाक ना बनाए, ठीक है। उन्हें डर होता है कि सब लोग जो है, मैं जो हूँ सेंटर हूँ पूरे वर्ल्ड का और सब मुझे ही देख रहे हैं, ठीक है। उन्हें डर होता है कि कोई मेरी बेइज्जती ना कर दे, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको कोई नहीं देख रहा, आप खुद को देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है। मित्रों का दबाव, अब इस स्टेज में क्या होता है, जो मित्र होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनका जो है फ्रेंड सर्कल होता है, उनका हमारे पे बहुत ज़्यादा दबाव होता है। क्यों? क्योंकि वो हमें समझाते हैं, चीज़ों को हमें बताते हैं, साथ में हमारी जो कमियां हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं दिखाते हैं। तो उनका हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, दबाव पड़ता है। किस लिए? बुरी हरकतों में भी, जैसे नशीले पदार्थ या फिर धूम्रपान कर रहे हैं, तो क्या होता है कि उनको वो बताते हैं वो चीज़ कि आप ये चीज़ करिए, वो नहीं कोई मना करता है तो क्या वो ग्रुप में उसे निकाल देंगे उसे। तो मतलब उसे ग्रुप के अकॉर्डिंग ही सारी काम या सारी हरकतें जो है करनी पड़ती है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। किशोर अपने प्रभाव बढ़ाने के लिए ऐसा भी करता, वो उसे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है, मैं प्रभावित लग रहा हूँ, लोग मुझे जान रहे हैं, तो क्या करते हैं वो ऐसा करना स्टार्ट कर देते हैं। माता पिता को कैसे नियम व अनुशासन बनाने चाहिए उसके प्रभावों की चर्चा कीजिए। मतलब जो पेरेंट्स होते हैं घर में, उन्हें किस तरह के नियम बनाने चाहिए, किस तरह का अनुशासन जो है वो घर में रखना चाहिए। तो नेचुरली क्या है, हमें ऐसे पेरेंट्स बनना है, ऐसे नियम बनाने हैं जो लचीले हों, यानी कि उनको टाइम टू टाइम इन पे चेंज किया जा सके, और इतने रिजिड ना हो कि उनको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ें बनाई गई है उसको 50-50 कर दीजिए, है ना, कि मान भी लेंगे कभी कुछ ज़्यादा हो गया तो। अधिक कठिन नियम नहीं बनाने चाहिए, और जो परिस्थिति है उसके हिसाब से ढील देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जो भी चीज़ें आपने नियम बनाया है उस पर ढिलाई होनी चाहिए, मतलब लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए घर में क्या है, रूल है कि आपको 8 बजे के बाद घर में एंट्री नहीं मिलेगी, तो 8 बजे जो है वो आपकी डेडलाइन है कि इस टाइम तक आप घर में हो जाने चाहिए, ठीक। लेकिन क्या है, कभी आपके फ्रेंड का बर्थडे है,
ठीक है, आपको जाना है, कभी पार्टी है, कोई फंक्शन है आपका खुद का, तो क्या है इस टाइम पे आपको ये 8 का टाइम बढ़ा के क्या कर देना है, 10 कर देना है। तो क्या हुआ, ये आपने चेंजेस लाए किसमें, अपने नियम में। तो ये चीज आपको करनी है, ये चीज आपको रखनी है एज अ पेरेंट्स। आपको ये चीज समझनी है कि जो भी नियम कायदे या बनाए गए हैं उनको चेंज करते रहना है। माता पिता को बच्चे को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है, उनको फ्रीडम दे कि वो अपने खुद के डिसीजन ले सके। बच्चों की स्थिति को देखते हुए ही बनने चाहिए, और जो भी बच्चा है उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग ही आपको नियम बनाने हैं, जिस हिसाब से वो है, जिस हिसाब से उसका बिहेवियर है। उन पर पड़ने वाले प्रभाव, किशोरों पे क्या प्रभाव पड़ते हैं अगर हम ज्यादा रिजिड बना देते हैं तो सारे डिसिप्लिन। किशोरों के निर्णय को सम्मान देने से उनके आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है। अगर आप उनको उनकी बातें मान रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ भाई तुमने तो बड़ा अच्छा पॉइंट बता दिया, तो क्या है उनमें आत्मविश्वास, आत्मसम्मान जो है वो आ जाता है। उन्हें लगता है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ और मैं भी मैटर करता हूँ। वह सामाजिक कार्य में भाग लेने से नहीं कतराते, समाज में वो भाग लेने से कतराते नहीं है, समाज में वो बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। किशोर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्साहित होते हैं, और जो भी उनके लक्ष्य हैं, जो भी उन्होंने करना है अपनी लाइफ में, उसके लिए भी अग्रसर हो जाते हैं। इससे आपका चैप्टर नंबर 21, बाल श्रम करने के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभावों पर और परिणामों का लिखिए। जो बाल श्रम करते हैं, यानी कि छोटे बच्चे जो वो काम कर रहे हैं, तो किस तरह से वो प्रभावित होते हैं और क्या प्रभाव जो वो गलत है और क्या प्रभाव उन पे पड़ता है। तो क्या है, बच्चों में लंबी अवधि तक काम करने से बच्चों में स्थायी विकलांगता जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर वो लंबे टाइम तक कोई काम कर रहे हैं तो क्या है, स्थायी रूप से विकलांग हो सकते हैं। बच्चे अस्वस्थ जगह पर काम करने से जिस कारण उन्हें कोई संक्रमण या बीमारी हो सकती है। अगर कुछ गंदी जगह पे वो काम कर रहे हैं तो क्या होता है, उन्हें कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। वह अशिक्षित रह जाते हैं और जिस कारण देश में अशिक्षितता की संख्या बढ़ जाती है। वो पढ़े लिखे नहीं हो पाते और जो समाज है वो अशिक्षित हो जाता है, लोगों की संख्या, जो अनपढ़ लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। बाल श्रम करने वाले बच्चों का जीवन सीमित रह जाता है, ठीक है, उनका जीवन जो सीमित रह जाता है, वो चीज़ें नहीं जान पाते, चीज़ों को नहीं पता लगा पाते। बाल श्रम की समस्याओं से कैसे निपटे, बाल श्रम की समस्या से कैसे निपटना है आपको, कि उनको एक अनौपचारिक शिक्षा दी जानी चाहिए, इनफॉर्मल एजुकेशन दीजिए उन्हें, ताकि वो इन चीज़ों से निपट सके। बच्चे को जो भी काम कर रहा है वो, उसके मालिक को कुछ समय के लिए उसे छुट्टी देनी चाहिए ताकि वो शिक्षा प्राप्त कर सके, या फिर उसे खुद पढ़ाना चाहिए। मालिक स्वयं भी उसे शिक्षा दे सकता है, उसे पढ़ा सकता है। माता पिता को शिक्षा देनी चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं, आपका बच्चा है उसे आपको पढ़ाना है पहले, ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है ना कि काम करना। स्वास्थ्य संबंधित उपलब्ध कराना, अगर वहाँ कहीं काम कर रहा है वो, तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो स्वस्थ हो और उनको पढ़ाई लिखाई की भी व्यवस्था हो काम के साथ साथ। विकलांगता को परिभाषित कीजिए, शारीरिक विकलांगता के बारे में बताइए, ठीक है। विकलांगता क्या है, विकलांगता मतलब डिसेबिलिटी, ठीक है, जो भी है डिसेबल पर्सन है, डिसेबिलिटी है वो किसी भी तरह की। तो अब हम क्या है, हम जो डिसेबिलिटी वर्ड है वो यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं पर्सन विद स्पेशल नीड, कि उसको किसी स्पेशल नीड की ज़रूरत है, बाकी वो है हमारी तरह। डिसेबल क्या होता है, विकलांगता मतलब हम उसे ऐसा फील करा रहे हैं कि आप अलग हो, आप विकलांग हो, ऐसा फील नहीं कराना है उनके लिए। हम जब भी आगे पढ़ेंगे उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे जो पर्सन स्पेशल नीड है जिसकी, ठीक है, पर्सन विद स्पेशल नीड। विकलांग बच्चे उस क्रियाकलापों को नहीं कर पाते जो मानव के लिए साधारण क्रिया होती है, ठीक है। विकलांग बच्चे क्या उनसे होते हैं, वो डिसेबल पर्सन जो नॉर्मल चीज़ें जो हम जनरली कर पाते हैं वो नहीं कर पाते, या चलना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, ये सब चीज़ें नहीं कर पाते, तो वो उनकी स्पेशल नीड होती है, उन्हें किसी ना किसी चीज़ की स्पेशल ज़रूरत होती है जिससे वो आगे कर पाते हैं। शारीरिक विकलांगता क्या होता है, जो फिजिकल रूप से है, जिसमें हड्डियों का कोई प्रॉब्लम हो गया, हड्डी को कोई इश्यू हो गया, तो उससे रिलेटेड होती है ये, जैसे अंधापन, गूंगा व बहरापन, ठीक है, ये क्या है, हमारे फिजिकली है। विकलांग बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं, बताइए कैसे कर सकते हैं उनकी मदद, जो भी उनकी ज़रूरत है, जो उनकी नीड है उसके अकॉर्डिंग वर्क करना। अगर आपकी क्लास में कोई है तो उसको आगे बिठाइए, या फिर उसे कहीं जाना है तो उसकी हेल्प कीजिए उसे जाने के लिए। स्कूल में रैंप बनवाइए ताकि वो अच्छे से उतर सके, चढ़ सके, ठीक है, अलग से उनके लिए वॉशरूम प्रोवाइड कीजिए। तो क्या है, ये सब चीज़ें जो है आप करेंगे उसके लिए। उसका अगर वो अंधा है तो उसको ब्रेल लिपि दीजिए, अगर बहरा है तो लिप्स, ऐसे लिप्स को इस तरह से पढ़िए, पूरा क्लियर बोलिए ताकि वो आपके लिप्स को रीड कर सके।
और जो भी कृत्रिम चीज़ें हैं वो दीजिए उसे। अगर श्रवण सुनने में कोई इशू है तो जो वो लगाते हैं वो लोग, वो दीजिए उन्हें। और उन्हें हमेशा प्रोत्साहित कीजिए कि आप अलग नहीं हैं, आप बहुत यूनिक हैं, ठीक है। और आप बहुत ही ज़्यादा जो है उत्सुक भी हैं, आप आत्मनिर्भर हैं। जो भी क्वालिटी है आपके अंदर, आप सबसे हैं, आप सबके जैसे हैं, जैसे हम हैं वैसे आप हैं। एड्स से आप क्या समझते हैं? एड्स के लक्षण और रोकथाम बताइए, ठीक है। एड्स वर्ड क्या है ये सभी जानते हैं, इसको कोई बताने की जरूरत नहीं है, आजकल सभी पढ़ लेते हैं किताबों में, या फिर जो चीज़ जानते हैं कि एड्स क्या है। ऐसी बीमारी जो किसी के संक्रमण से होती है, किसी भी संक्रमण से होती है जो किसी के इंटरेक्शन के साथ हो जाता है। तो क्या होता है ये, इस में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। यह केवल एक रोग नहीं है बल्कि कई रोगों का समूह है। तो एड्स के लक्षण क्या है? निरंतर थकान, ठीक है, टाइम टू टाइम आप थकते रहते हैं, तो ये एड्स अगर हो सकता है आपको। लेकिन पूरे देख लीजिए, सारे लक्षण होंगे, यानी कि मैं तो बहुत थकता हूँ मुझे तो नहीं है, ऐसा नहीं है। सारे अगर लक्षण होंगे तो हो सकता है। अत्यधिक वजन घटना, आपका बहुत ज़्यादा जो वजन है, वेट है, वो कम हो रहा है। सोते सोते पसीना आ रहा है, आप सोए हुए हैं, ठंडक भी है बिल्कुल, किसी को पसीना नहीं, आपको सिर्फ पसीना पसीना हो गया आप ही। लंबी अवधि तक बुखार, एक लॉन्ग टाइम तक आपको बुखार है, या फिर लगातार आपको दस्त हो रहे हैं, यानी लगातार आपको लूज मोशन है। रोकथाम कैसे करेंगे? एक से अधिक लोगों के साथ यौन संबंध ना बनाएं। अगर आप सेक्स कर रहे हैं तो किसी एक पर्सन जो आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उसके साथ ही करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ सेक्स ना करें, इससे आपको एड्स हो सकता है। यौन संबंध बनाते समय स्वच्छता का ध्यान रखें। जब आप किसी के साथ फिजिकल हो रहे हैं, किसी के साथ यौन संबंध सेक्स कर रहे हैं, तो आपको स्वच्छता का ध्यान रखना है, गंदगी नहीं करनी है, ठीक है। जो भी करना है सफाई से करना है, बिल्कुल। डॉक्टर को एक सुई का इस्तेमाल बार बार नहीं करना चाहिए, इससे क्या होता है, संक्रमण फैल जाता है, ठीक है। और क्या होता है, विवाह से पहले HIV टेस्ट करा लेना चाहिए, ठीक है। जब भी शादी होगी तो उससे पहले क्या है, आपको HIV टेस्ट करा लेना है कि आपकी वजह से आपका पार्टनर को सफ़र ना करना पड़े, ठीक है। तो शादी से पहले आप HIV टेस्ट करा लें। तो आपका 23rd चैप्टर, सूत बनाने की प्रक्रिया क्या है? इस प्रक्रिया का नाम लिखिए व उसे समझाइए, ठीक है। सूत बनाना क्या है, ये प्रक्रिया कैसे होती है, और आपको उसका नाम भी लिखना है, उसके बारे में बताना है। सूत काटने की प्रक्रिया को कताई या कातना कहते हैं। और ये लघु तंतु से सूत बनाना, कैसे बनाता है तंतु? देखिए, तंतु को, गुच्छे को सबसे पहले साफ किया जाता है, तंतु को खींचकर उसे ऐठा दिया जाता है। ऐठा मतलब इसे टाइट कर दिया जाता है। इस कताई को यांत्रिक कताई भी कहते हैं। यह कताई प्राकृतिक तंतुओं पर ही की जाती है, जो प्राकृतिक तंतु होते हैं उन पर की जाती है ये वाली कताई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, छिद्रों से निकलने के बाद घोल जो है वो ठोस हो जाता है। दीर्घाकार तंतु को ऐंठन देकर दृढ़ व उत्कृष्ट सूत बनाया जाता है। तो इस जो पूरे अकॉर्डिंग कैसे कैसे सूत जो है बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, सूत कितने प्रकार का होता है, उनका वर्गीकरण कीजिए। कितने प्रकार का होता है? देखिए, एक साधारण सूत है, जटिल सूत है, और एक है प्रकाशित सूत। तो ये अलग अलग सूत है और क्या क्या इनके कैसे कैसे ये बनाए जाते हैं वो एक्टिविटीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका, मिश्रित सूत से आप क्या समझते हैं? ठीक है, मिश्रित सूत क्या है? जिसके अंदर अलग अलग सूतों को मिलाकर बनाया जाता है। मिश्रित मतलब कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग सूतों का, तो मतलब एक से अधिक तंतु मिलाकर बनाए जाते हैं। जैसे क्या है, सूती का टेरिलीन यानी कि पॉलिस्टर, इसको बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब है आपका चैप्टर नंबर 24। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है चैप्टर नंबर 24 का, वस्त्र कई प्रकार की तकनीकों से बनाए जाते हैं, उसमें से किसी दो के बारे में आपको बताना है। ठीक है, पहला है नेट और सेकंड है लेस। नेट क्या है? ये ज्यामितीय आकार के छिद्र होते हैं और जिस स्थान पर सूत एक दूसरे को काटता है उस स्थान पर आड़ा तिरछा रखकर जटिल डिजाइन बनाए जाते हैं और खुली जालवत संरचना देने के लिए सूत को फंदे डालकर या गांठ लगाकर उसको अर्थगाचित किया जाता है। इससे बहुत सुंदर डिजाइन आ जाता है। नेक्स्ट है आपका टिवल बुनाई या फिर साटीन बुनाई को समझाइए। ठीक है, टिवल बुनाई क्या है? इस बुनाई में वस्त्र पर तिरछा रेखा बनती है और ये टिकाऊ व मजबूत होते हैं। इस बुनाई में बने वस्त्रों पर धूल कम पड़ती है। ठीक है, और ये किसके ज्यादातर होते हैं? पुरुष के लिए। आगे है साटीन बुनाई। क्या है? इस बुनाई में वस्त्रों की सतह को चमकीला बनाया जाता है। यह बुनाई टिवल जितनी मजबूत नहीं होती है, लेकिन इस बुनाई में बड़े बड़े फंदों का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण ये जल्दी उलझ जाते हैं। बड़े बड़े फंदे होते हैं इसमें बनाते वक्त। आपका 25th चैप्टर,
रंगाई के किन्हीं 4 चरण बताइए, उनको समझाइए। ठीक है, रंगाई के 4 चरण बताने हैं। क्या है? पहला, तंतु अवस्था में, जब वो तंतु की अवस्था में होता है, सिर्फ मानव निर्मित जो प्राकृतिक होते हैं दोनों के प्रकारों में कपड़े को रंगा जाता है। और उसके बाद है सूत अवस्था में, जब वो सूत के होते हैं, सूत में बने होते हैं, सूत की अवस्था में होते हैं तब, जिसमें क्या हम कढ़ाई सिलाई बुनाई करते हैं। उसके बाद है जब वो वस्त्र वाली अवस्था में आते हैं, जब वो वस्त्र बन जाता है, प्रॉपर कपड़ा बन जाता है। उसके बाद है कपड़े की रंगाई। उसके बाद हम जो भी कपड़ा है, कपड़ा सिलने के बाद क्या है, रंग में डाल देंगे और उसकी रंगाई हो जाएगी, जैसे दुपट्टा वगैरह आप देखते हैं रंग किया हुआ। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, बाटिक रंगाई को की रंग प्रक्रिया बताइए। जो बाटिक रंगाई है वो कैसे होती है, देखिए पूरी विधि क्या है। एक वस्त्र पर डिजाइन के अनुसार पिघले हुए मोम को लगा दीजिए। जहां जहां पे आपने डिजाइन बनाया है दुपट्टे पे, वहां पे क्या करना है आपको, पिघली हुई मोम लगा देनी है। और फिर वस्त्र पर रंगाई की जाती है और उस जगह पर रंग नहीं चढ़ता जहां पर मोम लगा होता है। ठीक है, मोम लगा है वहां रंग नहीं चढ़ेगा। वस्त्र रंगने के बाद उस मोम को हटा दिया जाता है, जिससे उस पर एक न्यू नमूना बन जाता है। ठीक है, जब रंग कर दिए तो मोम हटा देते हैं। ब्रश द्वारा मोम को कपड़े पर लगाया जाता है। अब मोम लगाएंगे कैसे, ब्रश की हेल्प से मोम लगा देंगे कपड़ों पर। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 26। आपका मित्र जब बाहर से चीज खरीदने जाता है तो उसके साथ दुकानदार कई प्रकार की धोखाधड़ी करता है। क्या आप बता सकते हैं कि दुकानदार ग्राहक के साथ कौन कौन से धोखाधड़ी कर सकता है? ठीक है, ये आप इजीली बता सकते हैं कि कौन कौन सी धोखाधड़ी जो है एक ग्राहक उपभोक्ता है उसके साथ की जाती है। सबसे पहले क्या है, कम मात्रा में उत्पादन बेचकर या खराब माल बेच सकता है। ठीक है, वो कोई भी जो अगर हमने 1 किलो की चीज खरीदी है तो वो हमें 800 ग्राम तोल सकता है, तो क्या है कम तोल सकता है वो। या फिर बची हुई चीज दे सकता है, हमें डेट एक्सपायर चीज दे सकता है। डेट एक्सपायर चीज को वो खोल कर खुले में बेच सकता है ताकि पता ही ना चले कि डेट एक्सपायर है। दोषपूर्ण उत्पादन बेचकर, ठीक है, जो भी चीज उसने बेची है वो खराब है या गलत है वो हमें बेच सकता है। कपड़े की गुणवत्ता पर परखने के लिए आप उसके निर्देशों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आप जो कपड़ा खरीद रहे हैं उसकी गुणवत्ता का आप कैसे ध्यान रखेंगे, कपड़ा खरीदते समय उसके क्या क्या गुण है जिनका आप ध्यान रखेंगे। तो क्या करेंगे, कपड़ा जो है वो छूने में मुलायम और कोमल होना चाहिए। और खरीदते वक्त देखेंगे वस्त्र जो है घनी बुनाई वाला होना चाहिए, ढीला वस्त्र वाला, क्योंकि घनी बुनाई जो वस्त्र है वो टिकाऊ होता है और लंबे टाइम तक चल पाता है। और बुनाई देखेंगे कि जो बुनाई है वो सही से करी गई नहीं, लंबे धागे तो नहीं यूज किए गए हैं उसके अंदर। और कपड़े के जो बने हुए धागा वो मजबूत है और कोना जो है वो ठीक से निकला तो नहीं है, समकोण में सब कुछ चीजें हैं। और ये चीजें देखेंगे आप उसके अंदर। सज्जा क्या करेंगे, कपड़ों की सुगंध पर ध्यान देंगे कि उसमें कौन सी सुगंध आती है। इसे तेलिया नहीं शुद्ध होना चाहिए कपड़ा। कपड़े की रंगाई को जांचने के लिए कपड़े को प्रकार और उठान कर देखना चाहिए। यह देख लें कि वस्त्र पर रंगाई एक समान हुई है या नहीं। ठीक है, कपड़े को जब आप लेने जा रहे हो तो उसको देख ले एक बार कि जो भी प्रॉपर डिजाइन है वो सारी एक जैसा डिजाइन बनाया है, नहीं बना के अलग बना दिया है, फिर डिफरेंस आ गया उसके अंदर। इस तरह से आप देख लेंगे। आप खरीदते समय आपको क्या करना है, उसको उठे हुए रेशे घने या है या नहीं जो भी आप खरीद रहे हैं। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 27। दाग धब्बे छुड़ाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। जहां तक संभव हो दाग को हमेशा ताजा ही छुड़ा लें। ठीक है, जहां तक संभव हो सके जो भी आपका दाग लगा है जिस टाइम पे लगा है आपको उस टाइम पे छुड़ाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा वो इजीली छूट जाएगा, बाद में टाइम लग सकता है। पहले किसी कपड़े पर दाग लगा है तो उस पर भी पता कर लें दाग किसी चीज का लगा है। जो भी अब आपको जब भी जिस पे दाग लगा है तो आप ये पता कर लें कि वो किस चीज का दाग है। ठीक है, ताकि आपको उसको छुड़ाना ईजी हो जाए। ज्ञात दागों को पहले सरल विधि से बाद में जटिल विधि से धोएं। जब आपको नहीं पता वो किस चीज का दाग है तो नॉर्मली पहले से धोएं, उसके बाद जो उसकी एक्टिविटी है उसको करें। धब्बे को हमेशा ओहले ठंडे पानी में ही धोना चाहिए। धब्बे छुड़ाने में रासायनिक कपड़ों के लिए हानिकारक नहीं होते। धब्बे छुड़ाने के बाद उसे अच्छे से पानी में खंगालना चाहिए ताकि रसायन के अंश वस्त्र में ना रह पाए। वस्त्र को धोने के बाद उसे सूर्य का प्रकाश भी दिखाना चाहिए, मतलब सूर्य में उसे सुखाना चाहिए। साबुन और डिटर्जेंट में अंतर बताइए। साबुन क्या है और डिटर्जेंट क्या है। जितनी जल्दी साबुन कपड़े को गीला करता है उससे भी अधिक डिटर्जेंट करता है। ठीक है, जितने टाइम में वो डिटर्जेंट बड़ी जल्दी लग जाता है कपड़ों में साबुन के मुकाबले में। साबुन गर्म पानी में जल्दी घुलता है परंतु डिटर्जेंट गर्म व ठंडे दोनों पानी में आसानी से घुल जाता है। ठीक है, इजीली घुल जाता है। डिटर्जेंट से धुले कपड़ों में एक अच्छी खुशबू आती है। ठीक है, डिटर्जेंट से खुशबू भी आ जाती है, तो खुशबू के लिए आप डिटर्जेंट से धोए।
कपड़ों को साबुन से धोते रहने से वह बेजान और फीका भी पड़ जाता है, इसलिए डिटर्जेंट का यूज़ करें। डिटर्जेंट थोड़े साबुन से महंगा भी होता है, ठीक है, महंगा होता है डिटर्जेंट साबुन से। एक रंगीन वस्त्र से खून का पुराना धब्बा कैसे हटाएंगे? आपके पास एक कलरफुल वस्त्र कपड़े हैं, उसके ऊपर खून का धब्बा लग गया, वही बहुत पुराना हो गया, बहुत टाइम हो गया उसका, खून का धब्बा लग गया उस पर, तो आप उसे कैसे हटाएंगे? नमक वाले पानी का प्रयोग करेंगे। उसे हटाने के लिए नमक वाला पानी लेंगे, कपड़े को ग्लिसरीन में भिगो देंगे, कपड़े को गर्म पानी में भिगोएंगे, उसे अच्छी तरह से साबुन में धोएंगे। घर में कीमती वस्त्रों के रख रखाव व उससे बचने के लिए कौन कौन सी बातें जो आप ध्यान रखेंगे? कीमती वस्तु को रखने से पहले उसे अच्छे से धो लें और ब्रश से पूरी तरह से साफ कर लें ताकि उस पर धूल या मिट्टी ना रह जाए। वस्त्र को रखने से पहले जितनी भी आप चीजें वस्त्र लेंगे, जो भी वस्त्र कीमती है तो उसको कैसे यूज करेंगे? वस्त्र को रखने से पहले उसे धूप लगाना बहुत जरूरी होता है। कीमती वस्त्रों को ज्यादा गंदा नहीं होने देना चाहिए। नमी वाले वस्त्रों को भंडार नहीं करना चाहिए, उससे फफूंदी लग जाती है। कीमती वस्त्रों को कीटों से बचाने के लिए उसमें कपूर या नीम की पत्तियां डाल दें या फिर नेफ्थलीन की गोले डाल दें। ऊनी वस्त्र को हमेशा अखबार में लपेट कर रखना चाहिए। बाद आपका चैप्टर नंबर 28, अलग अलग गृह व्यवस्थापकों के कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। क्या क्या जो गृह संभालते हैं उनके बारे में बताना है आपको। पहला है हमारा गृह व्यवस्थापक। यह गृह व्यवस्था को पूरी जो करता धरता होता है पूरे घर के, जिसमें वो स्वच्छता देखते हैं, सुंदरता देखते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। सेकंड है हमारा गृह व्यवस्थापक। यह सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। यदि 24 घंटे में कोई संगठन कार्य करता है तो वह अलग अलग पाली में काम करने के लिए एक से अधिक गृह व्यवस्थापक होते हैं। उसके बाद वस्त्र भंडार करता, वो जो वस्त्रों का भंडार करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से रखे जाएंगे, किस प्रकार से उनका संरक्षण किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र निरीक्षण, जो भी सार्वजनिक जगहें होती है, क्षेत्र होती है, उनका निरीक्षण करना टाइम टू टाइम। जैसे सार्वजनिक चीजें कौन सी होती है? अस्पताल, स्कूल, पार्क, ये चीजें। रूम, क्लॉक रूम, जैसे मैंने बताया था आपको, जो रेस्ट वाला रूम होता है उसको कहते हैं, जिसमें क्या होता है, संसाधन प्रबंधन जो भी होते हैं वहाँ पे आपको ध्यान रखना, वहाँ पे स्वच्छता और रख रखाव का। इस प्रकार सफाई को 3 प्रकारों में कार्यसूचित किया जा सकता है, ठीक है। सफाई को आप 3 भागों में कैसे कार्यसूचित कर सकते हैं? तो पहला क्या है आपको? दैनिक सफाई। जो भी आपका काम है, जो भी आपका फर्नीचर है, जो भी झाड़ू पोछा वाली चीजें हैं, वो आपको रोज करना है दैनिक रूप से, ठीक है। जैसे जो भी चीजें आपकी रोज करने वाली है, घर में सफाई करनी है, किचन सफाई करनी है, गैस साफ करना है, वो चीजें आप रोज करें। साप्ताहिक सफाई में कौन सी आती है? जो सप्ताह में करी जाती है। जैसे गंदे कपड़े को हटाना, ठीक है, जो गंदा कपड़ा लगा है उसको हटाना, या फिर जो पर्दे होते हैं, चादरें होती हैं, उनको धोना, खिड़की विड़का के पर्दे धोना, और जो भी सजावटी सामान अपने टेबल पे या दीवार पे लगाया है उसको धोना, धोने वाली चीज़ों को धोना, बाकी को साफ करना। वार्षिक सफाई में क्या आता है? फर्नीचर को बाहर निकाल कर पूरे घर की सफाई करना, ठीक है, पूरे घर में, या घर में मरम्मत करना, फर्नीचर को दोबारा से लाना, नया फर्नीचर, नमी वाली वस्तु में धूप लगवाना। चैप्टर नंबर 13, अपने मित्र को चांदी के बर्तन का रखरखाव और उसकी सावधानी बताइए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको कि आपका फ्रेंड है जिसके पास चांदी के बर्तन है तो उसका रखरखाव कैसे करवाएंगे। चांदी के बर्तन का प्रयोग तुरंत बाद जो साबुन से धो लेना चाहिए। जब भी आपने चांदी के बर्तन यूज किए हैं उसको धोते ही इसको जस्ट क्या है, साबुन से धो लीजिए। इन्हें हमेशा धब्बों से बचाने के लिए टिश्यू पेपर में ढक कर रखें। एक मुलायम कपड़े से इसकी लंबाई से साफ करें, ठीक है, इसको लंबाई में साफ करें अच्छी तरीके से। सावधानियां क्या रखेंगे जब आप इसे यूज करेंगे? तो चांदी के बर्तन को साफ करने के लिए अब घर्षण का प्रयोग करके इससे बर्तन पर खरोच पड़ जाती है, ठीक है। अब घर्षण ना लगाएं, मतलब ज्यादा दम लगा के उसको साफ ना करें, वरना क्या होगा, उस पर लाइंस आ जाती हैं। चांदी की सफाई के लिए हल्के अपघर्षण का प्रयोग करें, ये तो बता ही दिया। लाइट आपको वेट लगाना उसमें साफ करने पे। फर्श पर बिछाए जाने वाले कालीन की देखभाल आप कैसे करेंगे? जो फर्श पे बिछा रहे हैं, कालीन को नियमित सफाई करेंगे। जो कालीन आपने बिछाई है अपने फर्श पे, उसकी डेली साफ करेंगे, उसको नियमित रूप से साफ करेंगे। महीने में एक बार कालीन को उलटकर साफ कीजिए और उसकी ढीली धूल को निकाल लीजिए। कालीन पर साबुन के झाग को डाल के उसे ब्रश की सहायता से साफ कर लीजिए। और सावधानी क्या रखनी है आपको? कालीन को लपेटकर नेफ्थलीन की गोलियां डाल दें,
उसको लपेट लें और उसमें लेप्टिन की गोली डाल दें। कुछ अंतराल के बाद उसे हवा दिखा दें और दाग धब्बे को पहले ही साफ कर लें व हटा लें। अगर उसमें कोई गंदगी हो गई है तो पहले कर लीजिए। उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 31। घरों में रंगोली बनाते समय आप कौन सी विशेषताओं के बारे में ध्यान रखेंगे? त्योहार या अवसर के अनुसार ही डिजाइन बनाएंगे, ठीक है। जो भी त्योहार है या फिर जो अवसर है उसके अकॉर्डिंग जो आपने रंगोली बनाई है उसमें वैसा डिजाइन डालेंगे। रेखाएं दोहरी खींचे ताकि उनके बीच में रंगों को भर सके। जो भी आप रंगोली बना रहे हैं तो लाइंस डबल होनी चाहिए, ठीक है। अगर लाइंस डबल होंगी तो आप उसमें कलर फिल कर सकते हैं। एक दूसरों के आसपास विपरीत रंगों का प्रयोग करना है, ये नहीं कि एक ही कलर में पूरी रंगोली बना दी। तो जो भी आप कलर बना रहे हैं कलर कॉम्बिनेशन का आप ध्यान रखेंगे। भराई भराई जो है वो एक समान रूप से करेंगे, मतलब समान रूप से उसमें भरेंगे कलर। बाहर की रेखाओं को खींचते समय स्केल का यूज करेंगे। जब आप बाहर की लाइंस डाल रहे हो तो उसमें आप स्केल का यूज करेंगे। पृष्ठभूमि की भराई करें ताकि फर्श का ही हिस्सा लगे, ठीक है। जो भी आपके फर्श पे हिस्सा बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप कलर करें ताकि लगे ऐसा कि आपका जो फर्श है उसका हिस्सा ही है वो रंगोली, तो इसके हिसाब से आप करें। नेक्स्ट है, घर में सजावट की सामग्री को लाते समय आप कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे? जब आप सजाने सामान ला रहे हैं घर में तो क्या ध्यान रखेंगे आप? पेंटिंग को उपलब्ध स्थान या उसके आकार के अनुसार लाएंगे, ठीक है। जो भी आप चीज़ ला रहे हैं बाहर से घर में सजाने के लिए तो आप देख लेंगे पहले कि दीवार पे कौन सी दीवार पे लगाना है और कौन से साइज में वो लगेगी, तब प्रॉपर अच्छी तरीके से वो दिखेगी। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। बड़ी दीवारों पर बड़ी और छोटी दीवारों पर छोटी पेंटिंग होनी चाहिए। पेंटिंग की सुंदरता को उभारने के लिए उसके ऊपर लाइन लगानी चाहिए, ठीक है। जो भी पेंटिंग आपने बनाई है उसकी डिज़ाइन को उभारने के लिए, अच्छा खूबसूरत दिखने के लिए उस पर लाइन डालनी जाती है, मतलब जिसे हम कहते हैं हेडलाइन या हाईलाइट कह देते हैं। पेंटिंग को तिरछा नहीं सीधा ही लगाना चाहिए। कमरे में कुशन इत्यादि लगाने चाहिए ताकि कमरे में रंग जो है वो खिल के। मूर्तियों को एक साथ नहीं रखना चाहिए, झुंड बना के। जब भी आपके घर में मूर्तियां उनको एक साथ ना रखें वरना वो बहुत ज़्यादा झुंड और भीड़ लगती है, तो अलग अलग जगह पे स्पेस बना के रखिए। कमरे के लैंप का रंग सजावट से मेल खाता हुआ होना चाहिए। कमरे में जो भी आपने चीज़ें लगाई है वो आपके कमरे के कलर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी कि पीला, हरा, संतरी करके आप अलग अलग रंग बिखरा दें, ठीक है। वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो कलर आपको कॉम्बिनेशन बिल्कुल ध्यान से करना है जो अच्छा और इफेक्टिव भी लगे। तो ठीक है, यहाँ तक आपका जो भी था, जो आपकी 12th क्लास है उसका आपका होम साइंस जो है वो पूरा क्लियर हो गया, पूरा खत्म हो गया 12th क्लास के लिए, ठीक है। होम साइंस जो है 12th क्लास की वो पूरी फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। आज आपकी लास्ट वीडियो थी ये होम साइंस 12th क्लास के लिए। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो ये आपके लिए इनफ है, इसके अलावा बाहर से नहीं आएगा। और अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, अगर कोई एक आध क्वेश्चन आता भी है तो आप इनकी हेल्प से ही उन क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, उनमें अपना आंसर अपनी इच्छा अनुसार लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये जो आप 12th क्लास के लिए सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आपको अब कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। अब बाकी जो आपके चैप्टर्स हैं वो भी जल्दी जल्दी करवा दिए जाएंगे। आप कमेंट कर सकते हैं जिस हिसाब से भी आपको वीडियो चाहिए, जिस हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं, जो भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, उनका जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।